मैंने बताइए। अच्छा भाई साहब, कोई नहीं। बताओ। वैसे मैं ये कह रहा था कि मेरे को वो लिंक मिल गया है, उसमें पता क्या है। उसमें शिवेश मिश्रा इंग्लिश जी से अनुरोध है कि अपने माइक को म्यूट करें। शिवेश जी। में। प्रेम अग्रवाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। डॉक्टर प्रेम अग्रवाल सर, हेलो, आपको अनम्यूट कर लीजिए सर। डॉक्टर प्रेम अग्रवाल सर। Okay, I'm doing. I'm unmute ओके now. ओके, हाँ ठीक है। और डॉक्टर एस के गुप्ता, डॉक्टर एस के गुप्ता आज बहुत ही सीनियर हमारे एक्सपर्ट्स हमारे बीच में हैं। डॉक्टर सुनील सिंगल का भी मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर सुनील, हेलो। सर नमस्ते। नमस्कार सुनील जी, जी सर। वेलकम, बहुत बहुत जी स्वागत। नमस्ते सर, कैसे हैं? बस बस बढ़िया, आपको रोज टीवी पे देख रहे हैं। जी जी जी। सर मैं तो, आज आप भी अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं सर, सराहना आ रही है आपकी। आज अभी मैंने 4 बजे था आज, पता नहीं आप देख पाए कि नहीं, बल्कि मुझे ये कहा गया कि शायद हमने कुछ उसको ज्यादा बाबा जी को काफी अच्छे से समझा दिया आज 4 बजे वाले प्रोग्राम में। अच्छा। तो डॉक्टर सुनील हमारे प्रेसिडेंट अध्यक्ष ईस्ट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता को ज्वाइन कर लें तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज बहुत ही सब अच्छे हमारे साथ सीनियर लोग ज्वाइन किए हुए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी आज जुड़ना चाहते थे, लेकिन अभी वो लाइव मीटिंग चल रही है डब्ल्यूएचओ की, तो वो बीच में ब्रेक आया नहीं सर का ऐसे टाइम पे 7 बजे, तो सर ने मैसेज दिया है इसीलिए। हमारे साथ पूरे प्रोग्राम में 34 अलग अलग एक्सपर्ट्स ज्वाइन किए पिछले 21 दिन में, और practically from every specialty, and our all senior leaders from BJP, RSS and other social organizations, they also blessed the program. From our honorable ministers and MPs, so they all blessed the program, so it was a unique event. डॉक्टर एस के गुप्ता का फोन शायद। जी शैलेंद्र जी, प्रोग्राम जी को शुरू करिए हमारे साथ। हमारे बस वो मैं डॉक्टर साहब को ही मैसेज दे रहा जी हूँ जी जी कि आप प्रोग्राम को शुरू कर लीजिए। हमारे साथ हमारे काफी सब श्रोता जुड़ गए हैं। जी जी, मैं प्रोग्राम को शुरू करता हूँ। सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया अपने माइक को म्यूट पर रखें। और जब आपका नाम लिया जाए या आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है हमारे डॉक्टर से, तो चैट बॉक्स में अपना नाम अपना प्रश्न लिख दें। और आपको जब हम बुलाएं तब आप अपने को अनम्यूट करें, उससे पहले अनम्यूट ना करें। आज मैं 21वें दिन कोविड परामर्श के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय स्वर्गीय श्री भोलानाथ बिष्ट जी की स्मृति में और चौपाल के तत्वाधान में चलाए जा रहे इस कोविड परामर्श प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत। आज से लगभग लगभग 25 दिन पहले भारत में कोविड की बड़ी बुरी स्थिति पूरे देश ने देखी, और यह महसूस किया गया और यह देखा गया कि जानकारी के अभाव में अनेकों अनेक लोग अपने जीवन से हाथ धो रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए तत्काल रूप से चौपाल के डायरेक्टर और रोहताश नगर के यशस्वी विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी और दिल्ली मेडिकल फोरम के कन्वेनर, डीएमए के फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे आदरणीय डॉक्टर हरीश गुप्ता जी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम कोविड परामर्श प्रोग्राम को तत्काल शुरू करेंगे, जिसमें हम ऑनलाइन लोगों तक पहुंचेंगे और सही समय पर सही इलाज मिले। इस चीज की हम इस भाव को हम पूरा करते हुए लोगों से जुड़े, जिससे कोरोना से जो ये गोल्डन टाइम जो बोला गया 5 और 6 दिन का शुरू का जो वेस्ट हो रहा था वो वेस्ट ना हो, और बिल्कुल शुरुआत में ही कोरोना का इलाज लोगों को मिले। और आज बड़े गर्व का और बड़े हर्ष का विषय है कि पिछले 21 दिनों में 44 भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर और
5000 कोरोना के मरीज और उनके परिवारों से कोविड परामर्श प्रोग्राम जुड़ा और कहीं ना कहीं जो इस प्रोग्राम का संदेश था, जो इस प्रोग्राम का गोल था, एम था, वो पूरा हुआ। मैं आज अपने चौपाल के डायरेक्टर श्री जितेंद्र महाजन जी और हमारे आदरणीय डॉक्टर हरीश गुप्ता जी को नमन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कोविड परामर्श प्रोग्राम को शुरू करने के लिए। और साथ ही आज हमारा सौभाग्य है, हमारा आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में आदरणीय श्री बी सुरेंद्रन जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय मजदूर संघ, पूर्व अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हमारे बीच में हैं। मैं चौपाल की पूरी टीम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे परम आदरणीय डॉक्टर हरीश गुप्ता जी से नमस्कार जी। हमारे परम आदरणीय डॉक्टर हरीश गुप्ता जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो आज इस प्रोग्राम को संबोधित करें। इस प्रोग्राम को जो हमारे एमिनेंट डॉक्टर्स और सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर आपके आज पैनल में बैठे हुए हैं, उनका परिचय कराएं। आदरणीय डॉक्टर हरीश गुप्ता जी। धन्यवाद शैलेंद्र जी। आज के प्रोग्राम में उपस्थित, आज जो हम इसको अपना कंक्लूडिंग सेशन बोल रहे हैं, जो हमने अभी प्रोग्राम ये शुरू किया 3 हफ्ते पहले, आज उसका हम ये कंक्लूडिंग सेशन कर रहे हैं। आज हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में आदरणीय डी सुरेंद्रन जी हैं, जो अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं भारतीय मजदूर संघ के, और अनेकों अनेक दायित्व उन्होंने पूरे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में निभाए हैं। और आज हम ये बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि आप जैसे समाज सेवियों की वजह से ही आज देश के अंदर चारों तरफ समाज सेवी पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाने में लगे हैं। और तभी हम इस सेकंड वेव, जो एक बहुत ही भयावह रूप, बहुत ही भयानक रूप में आई थी, उस पे लगता है अब हम एक काबू पाने की स्थिति में आ गए हैं। आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आज सीनियर पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने बहुत सालों से, अनेकों अनेक वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके बीच में मैं कहना चाहूँगा कि परम आदरणीय भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी अपनी इस प्रोग्राम के लिए शुभकामनाएं दी हैं। वो खुद भी चाहते थे कि इस प्रोग्राम में आज सम्मिलित हों, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की अभी लाइव मीटिंग चल रही है और डॉक्टर साहब इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन हैं, तो इस वजह से आज वो हमारे प्रोग्राम में लाइव सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपनी शुभकामनाएं, संदेश हमें भेजा है। और इस प्रोग्राम में चौपाल से वो पहले से जुड़े हुए हैं और इस प्रोग्राम को अपना पूरा आशीर्वाद दिया है। हमारे बीच में डॉक्टर निमेश देसाई जी हैं, जो बहुत ही सीनियर, वन ऑफ द पायनियर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री हैं और डायरेक्टर हैं इभास के। डॉक्टर साहब का प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हजारों मरीजों की डॉक्टर साहब इभास में सेवा करते हैं और इतना बढ़िया नेशनल इंस्टीट्यूट डॉक्टर साहब ने खासकर हमारी ईस्ट दिल्ली एरिया में बनाया है। उनका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में हमारे बहुत ही सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रेम अग्रवाल जी भी मौजूद हैं, जो पहले कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अभी हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल बॉडी जो है उसके सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं और अभी इलेक्टेड मेंबर हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल में। और बहुत ही क्षमता से, बहुत ही इफेक्टिविटी से उन्होंने अपने हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स का पूरी कोविड टाइम में इलाज किया। खुद भी कोविड से ग्रस्त हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पूरे समाज की सेवा की और खासकर डॉक्टर्स के लिए उनका जो जज्बा था बहुत सराहनीय था। जो फ्रंट लाइन हमारे वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे, उनके लिए उन्होंने अलग से अपने हॉस्पिटल में व्यवस्था की थी। हमारे बीच में आज डॉक्टर SK गुप्ता जी भी हैं, जो समय समय पर इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और हमारे कोविड केयर के एक्सपर्ट हैं। और हमने जैसा पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया कि पिछले 1.5 साल में डॉक्टर साहब ने सबसे ज़्यादा इस बीमारी पे अध्ययन किया, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की, और डॉक्टर साहब जो एक रोज़ लेख लिखते हैं, वो एक अखबार की तरह इंतज़ार की जाती है मेडिकल कम्युनिटी में कि डॉक्टर SK गुप्ता आज क्या कहेंगे। नई जो हमारी
खोज हो रही हैं, नई नई जो चीजें आ रही हैं, उनके बारे में डॉक्टर साहब आज हमें ज्ञान देंगे। हमारे बीच में हमारे और भी बहुत सीनियर लोग जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर R D दुबे को देख रहा हूं जो कलकत्ता से जुड़े हुए हैं। सर, कैन यू हियर मी? डॉक्टर R D दुबे अपने आप को अनम्यूट कर लें। सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद सर का माइक म्यूट है। डॉक्टर R D दुबे ने। हेलो। सर, हेलो सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Very nice to see you from Calcutta joining. Very great to see you. I have. कोशिश करता हूँ जब भी टाइम मिले ज्वाइन करने करता हूँ। बहुत बढ़िया पहले सर। भी एक बार ज्वाइन किया है। थैंक यू। डॉक्टर R K सोनी हमारे बीच में हैं, डॉक्टर दीपेंद्र चहर हैं, डॉक्टर दुबे हैं, और डॉक्टर सुनील सिंगल हमारी जो ब्रांच के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी बहुत बार प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर HS रूप रॉय बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। और आज हमने उन सभी अपने डॉक्टर्स को जिन्होंने पिछले 3 हफ्ते में अपना समय दिया, उनको सबको आमंत्रित किया था कि आज वो इस प्रोग्राम में जुड़े। सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम की शुरू करने के लिए, जैसे डॉक्टर शैलेंद्र ने बताया कि जब आज से 3 हफ्ते पहले जब बहुत ही ज्यादा विकट स्थिति थी दिल्ली में और चारों तरफ अफरा तफरी थी, बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, इलाज की दिक्कत थी, टेस्ट नहीं हो रहे थे और पेशेंट्स को पता नहीं लग रहा था कि होम आइसोलेशन में वो क्या करें, दिल्ली मेडिकल फोरम ने और चौपाल ने एक प्रयास किया कि जो पेशेंट्स घर में हैं, हमने इस बीमारी में देखा 80 to 85% पेशेंट्स अगर उन्हें सही इलाज मिले, सही परामर्श मिले, तो वो घर में ठीक हो सकते हैं। तो उसकी एक शुरुआत की। हमारा ये भी एफर्ट रहा कि हम पेशेंट को ये बता सकें कि किन साइंस एंड सिम्टम्स के साथ अब उनको घर पे उपचार नहीं कराना चाहिए और टाइम पे हॉस्पिटल जाना चाहिए। हमने देखा जो बहुत ही ज्यादा इस वक्त जन हानि हुई, कैजुअलिटीज हुई, उसका बहुत बड़ा रीजन हमने कल भी डिस्कस किया था कि पेशेंट्स हॉस्पिटल में लेट पहुंचते थे। तब डॉक्टर्स को भी ये मुश्किल होती थी कि कैसे उनको सहायता की जाए। ये भी एक हमारा एफर्ट रहा और बहुत सारे पेशेंट्स को हम गाइड कर सके कि वो कब अस्पताल में भर्ती हों। हमारी चौपाल के कार्यकर्ताओं ने नीडी पेशेंट्स को भोजन भी पहुंचा पाए, हम मेडिसिन की किट भी दी और पल्स ऑक्सीमीटर से भी उनकी सहायता की और ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद की। तो ये एक हमारा छोटा सा एक प्रयास था। पूरी उम्मीद है कि समाज का इससे कुछ जरूर अच्छा होगा। आप सबके सहयोग से मैं शैलेंद्र जी को बोलता हूँ आगे का प्रोग्राम शुरू करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसे मैंने एक जानकारी दी कि लगभग 44 भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर्स इस प्रोग्राम के थ्रू 5000 से ज्यादा परिवारों तक पहुंचे और कोविड पेशेंट्स का उन्होंने हेल्प की, उनको जानकारी दी, उनको दवाइयाँ के बारे में डिस्कशन किया। मैं अब हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री बी सुरेंद्रन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो कोविड परामर्श प्रोग्राम को अपना आशीर्वाद दें और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री बी सुरेंद्रन जी। अपने को अनम्यूट कर लीजिए जी। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। डॉक्टर हरीश गुप्ता जी और नमस्कार सर। श्रीमान जितेंद्र महाजन जी और सभी जो आज का इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी डॉक्टर महानुभावों, आप सबके लिए मेरा प्रणाम। आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपके लिए आभारी हूँ। श्रीमान भोलानाथ विज जिन्होंने हमको विद्यार्थी परिषद में परिचित थे, मैं भी लंबा समय से ABVP कार्यकर्ता था 77 से, तो जब जब कार्यक्रमों में मिलते थे उसके कारण आज उन्हीं का एक स्मरण के लिए कार्यक्रम में भाग लेना, ये भी एक मेरे लिए एक बड़ा एक गौरव की बात है। विद्यार्थी परिषद में हमको समाज के बारे में संवेदना, सोशल कंपैशन हमारा एक्टिविटी में जगाते हैं। स्टूडेंट्स के साथ में ये भी काम करने का इस तरह का एक सामाजिक संवेदना जगाने वाला इस कार्यक्रम को चौपाल ने शुरू किया है। इसीलिए चौपाल करके जो भोलानाथ जी का काम किया, अच्छा किया है, ये अभिनंदनीय है। चौपाल जिस तरह का माइक्रो फाइनेंस का देखकर काम करता था, उसको देख के, उसका बारे में सुन के इसी तरह का ये कार्यक्रम माइक्रो फाइनेंसिंग का तमिलनाडु का कन्याकुमारी जिला में पुराना ABVP कार्यकर्ता लोग मिलके कर रहा है। ये भी एक बहुत अच्छा विषय बताया। मुझे आज का इस कार्यक्रम में
मैं भारतीय मजदूर संघ का काम देखता हूं। अभी भारतीय मजदूर संघ भारत के सबसे बड़ा एक मजदूर संगठन है। हम लोग संगठित क्षेत्र में भी काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में भी काम करते हैं, और जो है इसमें कुल मिला के प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र का भिन्न भिन्न एरिया में, मछुआरों में, गड्ढा खोदने वालों में, वनवासी एरिया में, बाद में आंगनवाड़ी में, आशा वर्कर में, इस तरह का एक कुल मिला के भारत का एक 46 इंडस्ट्रियल ग्रुप्स में हम काम करते हैं। माने इस तरह का असंगठित क्षेत्र को लेकर जो डीआरडीओ साइंटिस्ट अभी जो इसमें नया दवा खोजा है, वो डीआरडीओ में भी, और एडवांस साइंटिफिक लैबोरेटरीज जिन्होंने मिसाइल्स चलाता है उसका में भी भारत का, भारतीय मजदूर संघ का काम है। और इतना बड़ा एक व्याप्ति भारत में किसी और अन्य मजदूर संगठन को नहीं है। भारत में हम आज नंबर 1 संगठन है। इस तरह का इसका बड़ा संगठन की ओर से भी मैं आप लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं। एक विषय के बारे में आप लोगों ने शुरू किया है, ये जो काम आप यहाँ शुरू किया है, हमने 21 दिन कर सकते हैं। भारत के सबसे बड़ा, इतने बड़े डॉक्टर्स मिला के हम लोगों ने ये कार्य, एक छोटा सा प्रयास किया। आपको लगता है ये छोटा सा प्रयास है, मगर ये छोटा प्रयास नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रयास है। भारत में 2020 में जो कोरोना आया था, 20 के कालखंड में भारत सभी जगह में एक तरह की ये सक्सेस हो गया। दूसरी वेव, दूसरी लहर में भी भारत सक्सेस है। भारत फेल्यूर नहीं है। इतना बड़ा देश का जो जिस तरह का 130 करोड़ों को हमारा जनसंख्या में अभी भारत में जितना लोग मृत्यु हो रहा है, ये बहुत बड़ा नहीं है। विदेशों को कंपेयर करने से बहुत कम है। भारत में इतने लोग नहीं मरना था, मगर मर रहे। मगर समाज, सरकार कुछ काम कर रहे। सरकार जितना काम कर रहा है उससे भी सबसे ज्यादा समाज का एक ज्यादा स्पंदन है। इसको बोलता है सोशल रेस्पॉन्स, सोशल रेस्पॉन्स टू फेस दी नेशनल क्राइसिस और नेशनल चैलेंजेस। इस तरह का नेशनल चैलेंज निभाया। आप जैसे लोगों ने एक लोगों के लिए कंसल्टेशंस किया, परामर्श दिया, छोटा नहीं है। मुझे मालूम है यहाँ भी हम लोगों ने भारतीय मजदूर संघ की ओर से भी अभी एक टेली क्लिनिक करके शुरू किया है। यहाँ दिल्ली में भी शुरू किया, पंजाब में शुरू, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश शुरू किया, और 1-2 दिन में वो लोग पंजाब में भी शुरू करने वाला है। ये क्यों होता है? साधारण छोटे छोटे विषयों के बारे में भी जो पेशेंट आ जाता है, सबसे पहले हमारे लिए लोग डर जाते हैं। क्या करना है समझ में नहीं आता है, कंसल्टेंसी नहीं आता है। तो मैंने यहाँ एक केस देखा, दिल्ली में ही एक एडवोकेट का पत्नी 8 महीने का प्रेग्नेंट महिला है, कोविड पॉजिटिव हो गया, पति को भी हो गया। कहाँ जाना, क्या लेना, मंत्र लेना नहीं देना। जो कोविड मेडिसिन एक्सपर्ट्स बोलता है पल्मोनोलॉजिस्ट, ये हमारा बैच नहीं है, आप गायनेकोलॉजिस्ट से बात करिए। गायनेकोलॉजिस्ट बोलता है जनरल फिजिशियन से बात करो, जनरल फिजिशियंस बात करता है, ये हमारा नहीं है। तो इस तरह का सिचुएशन में 4 ऐसे सुनते सुनते लोगों को लगता है मेरा जीवन खत्म, अब हमारे लिए कुछ नहीं है। इस तरह का मूवमेंट आने का संदर्भ में आप लोगों के परामर्श जो है, ये लोगों को एक विश्वास देता है, एक विश्वास देता है, और लोगों को जान भी बचता है। मुझे लगता है चौपाल और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, आप लोगों को इतना बड़ा एक एफर्ट्स हुआ है, ये एक्चुअली एक अभिनंदनीय है, छोटा लगता नहीं। मैं भारत में देखा था, पिछले बार माइग्रेंट लेबर देश भर में चले गए, सब लोग उनके लिए मदद किया। मदद करने के बाद में आप लोगों ने देखा है भारत में किसी व्यक्ति ने, माइग्रेंट लेबर इतने रास्ते में भी भूखे नहीं मरे थे। इसलिए जहां जहां डॉक्टर से स्थानीय लेवल पर वो लोगों ने इस तरह का कृषि किया है। ये इस तरह का जो एफर्ट्स है, सोशल एफर्ट्स टू फेस द क्राइसिस इवन बाय द स्मॉलेस्ट पर्सन, ये एक अच्छा विषय है। मैं अभी सुन रहा था डॉक्टर एस.के. गुप्ता के बारे में, डॉक्टर दुबे के बारे में, डॉक्टर निमेश के बारे में। तो इस तरह का बहुत बड़े बड़े लोगों ने आप लोगों के साथ में जुड़कर लोगों के लिए सेवा कर रहा है। इन लोगों के लिए दूसरा काम भी है, मगर इसके लिए देने के कारण क्या होता है, चौपाल का भी एकदम इसका भी बढ़ोतरी होगा। इसके लिए बाकी लोगों को भी जीवन में हमको भी कुछ देखने वाला कोई है, इस तरह का एक आत्मविश्वास बढ़ता है। ये क्राइसिस में जो मांग करता है वो एक्चुअली आत्मविश्वास बढ़ने के लिए जीवन जी सकते हैं, ये होने के बाद में ही लोगों के लिए ठीक लगता है। मुझे भारत में
लगभग 1976 से लेकर अभी तक भिन्न भिन्न नेचुरल कैलामिटीज में काम करने का मौका मिला, भाग्य लिया है। तो उसमें मैं देखता हूँ मेडिकल सर्विसेज एक बहुत बड़ा है। इसीलिए हम लोग, मैं बार बार बोलता हूँ, एक हमारा मातृभाषा तेलुगु है, उसमें एक संस्कृत वाक्य बोलता है, वैद्यो नारायणो हरिहि। माने वैद्य एक तरह की आप लोगों को ये भगवान के स्वरूप है। इसलिए आप लोग भगवान के छोटा स्वरूप होते हुए साधारण आदमी के लिए आप लोग मदद किया है। इसीलिए मैं समस्त डॉक्टर एक्सपर्ट्स लोगों को पाद स्पर्श करके मैं प्रणाम करता हूं। और इस कार्यक्रम मैंने सुना कि अगले बार में एक सप्ताह में एक बार आप लोग करेंगे। ऐसा एक कार्यक्रम एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो। माने मरीज ज्यादा बढ़ना नहीं, मैं जब बोल रहा हूं मरीजों को एक आत्मविश्वास बढ़ाने का आप सबके डॉक्टर्स को देखकर करने के बाद में एक जीने का एक मन आता है। इस तरह का जिंदगी जीने का कार्यक्रम आप कर रहे हैं। काम छोटा हो सकता है, छोटा छोटा बिंदु करके जैसे महानदी होता है, इस तरह का काम लोगों को एक आत्मविश्वास जगाना है। ये काम के लिए मेरे संपूर्ण शुभकामना देते हुए ये कार्यक्रम और सफलता बनाए, यही आपसे विनंती करते हुए मुझे बात करने के लिए मौका दिया। इसलिए आप सब लोगों को धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री बी सुरेंद्रन जी का हमारे प्रोग्राम को आशीर्वाद देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में चौपाल के डायरेक्टर अंकुश विज जी भी जुड़े हुए हैं। मैं चौपाल की टीम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे अंकुश विज जी रोजाना हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उनका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में जे रविंद्र गौड़ जी सीनियर आईपीएस ऑफिसर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं परम आदरणीय डॉक्टर हरीश गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि वो आज का प्रोग्राम को शुरू करें, उनका संचालक हैं आदरणीय श्री डॉक्टर हरीश गुप्ता जी। जी, धन्यवाद सुरेंद्र जी। और नमस्ते हमारे सर। आज के मुख्य अतिथि वी सुरेंद्र जी ने जिस तरह से हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा उत्साहवर्धन किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही महान विभूतियों के द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है और ये सामाजिक जीवन में उन्होंने बहुत अपनी जिंदगी लगा दी है। हम इस बारे में बहुत अच्छे से परिचित हैं। हमारे बीच में कुछ हमारे बड़े सीनियर डॉक्टर्स, डॉक्टर अरविंद सिंह जी को मैं देख रहा हूँ हैं, डॉक्टर एस के पोदार जी हैं, और डॉक्टर रूप राय भी इसमें हैं, और डॉक्टर के कोहली जी भी, हमारे पूर्व सचिव दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स आज हमें जुड़े हुए हैं। आपके आने से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है इस प्रोग्राम के लिए। अब मैं प्रोग्राम को शुरू करते हुए डॉक्टर निमेश देसाई सर से बोलूंगा कि सर, हमने इस प्रोग्राम में बहुत सारी मेडिकल इलनेसेस के बारे में बात की। बीच में डॉक्टर राजेश सागर जो प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री एम्स हैं, उन्होंने भी जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उसके बारे में बात की। बहुत लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है कि जिन पेशेंट्स को कोरोना हुआ है उनको, उनके परिवार को, और जिनको कोरोना नहीं हुआ, और जो सारे दिन ये न्यूज़ देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं कि ये कितनी डिफरेंट सी टाइम चल रहा है सबके लिए, ऐसे में आज हम हमारे सब श्रोताओं को आप एक उनका मनोबल बढ़ा रहे, साइकोलॉजिकली वो स्ट्रांग रहें, उसके लिए सर आप क्या मैसेज और गाइडेंस देना चाहेंगे? डॉक्टर निमेश देसाई, डायरेक्टर इभास। सर। नमस्कार भाई। जी सर। आपका और जितेंद्र महाजन जी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आपके साथ शामिल करने के लिए। शैलेंद्र कौर सूत्रधार हैं। सुरेंद्र जी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज सुरेंद्र जी के विचार और आशीर्वचन सुन के हर स्तर पे बहुत अच्छा लगा। एक मानव जाति की सोच के हिसाब से, हम जैसे उन्होंने कहा सोशल कंपैशन के हिसाब से उससे ज्यादा मैं सुरेंद्र जी का धन्यवाद दिल से करते हुए मैं जुड़ना चाहता हूं। उन्होंने जो अपने अनुभव से बात की कारणों से, सामाजिक स्तर पे ये 70 के दशक से काम करते रहे। हम में से कुछ लोग 90 के दशक से जैसे वैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में आपदाओं की हेल्थ रिसर्च और मेंटल हेल्थ रिसर्च की बातचीत शुरू हुई। लातूर भूकंप से लेके 2001 का भूज का भूकंप और सुनामी 2004 के सारी जो
आपदाएं आती रही। करीब करीब जो जी ने निचोड़ बताया अपने अनुभव का और सामाजिक सोच का, वो हमारी इतिहास की, निमांस की और की रिसर्च टीम्स ने गहरी रिसर्च करके वही सब पाया है। मैं संक्षेप में 2-4 मुद्दे कहना चाहूंगा। ठीक है। सबसे बड़ी बात, पूरी मानव जाति में, लेकिन खासकर दक्षिण एशिया और भारत जैसे समाजों में आपदा को अवसर बनाने का जो सामर्थ्य है, वो हम लोग खुद बहुत कम समझते हैं। और मुझे लगता है सबसे बड़ा काम हमारा, हरीश भाई और हमारे बाकी साथी, हम सबका ये रहेगा कि हमारी आम जनता तक हम सिर्फ बात पहुंचा सके कि शायद निजी रूप से या सामूहिक रूप से हम लोग समझ नहीं पाते कि वो इनर रेसिलियंस है, न सिर्फ फिजिकल इम्यूनिटी, लेकिन जो साइकोलॉजिकल रेसिलियंस है वो बहुत ज्यादा है। और ये 2020 और 21 का कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है वो हमारे मन में, हमारे कर्म में सबसे ऊपर होनी चाहिए, और वो है। सारा मानव समाज एक होके इस आपदा का सामना करे। लेकिन वो कहते हुए जो सांस्कृतिक बदलाव है, जो चेंजेस है अलग अलग समाज में, वो भी पहचानना जरूरी है। और जैसे मैं पहले कह चुका हूं, बहुत सारी 20-25 साल की स्थापित कर चुकी है कि जिसको अंग्रेजी में ट्रॉमा और पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से अमेरिका और पाश्चात्य देशों ने काफी प्रचलित कर दिया है, वो समाज में बहुत कम होता है। हरीश भाई, मैं शायद 2-5 घंटे का इसमें भाषण कर सकता हूँ। बहुत लंबी रिसर्च है हमारी खुद की और निमांस की बात, ICMR की। लेकिन संक्षेप में ये मैं आपसे कहूँ कि पूरी मानव जाति को एक मानते हुए हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारे समाज में जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनको हम सबसे पहले पहचाने। जी। जो दूसरी लहर आई उसका थोड़ा सा विश्लेषण करें अगर सामाजिक और मानसिक रूप से, तो मुझे कोई नहीं है कि पाश्चात्य देशों ने और मीडिया ने ये एक बहुत अच्छा मौका पाया भारतवर्ष को नीचे। जाहिर है, जैसे कहा गया, दूसरी लहर कुछ हद तक हमें स्तंभित कर गई, और कुछ चीजें ऐसी हुई जो हम चाहते थे कि जानहानि कम होती। लेकिन जैसे इतने बड़े देश में, इतनी तादाद में, 40 या 50 देश, 60 देश मिला के जितनी आबादी हो, उतनी आबादी में, इतने डाइवर्स कंट्री में ऐसा हेल्थ सिस्टम रिस्पॉन्स जितना हो पाया, मुझे अभी भी विश्वास है बहुत अच्छा है। जाहिर है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमें बहुत दुख है उस हर एक जान का जो गई। हमें बहुत ग्लानि है हर उस परिवार के लिए जो परेशान हुआ इस दौरान। लेकिन अगर हमें है तो आत्मविश्वास सबसे पहले बढ़ाना होगा, न सिर्फ मानव सोच में, और जैसे हरीश वाले मुझसे निवेदन किया, सिर्फ प्रोत्साहित करने के लिए। उस प्रोत्साहन के पीछे मैं बल दे रहा हूं पिछले 25-30 साल की वैज्ञानिक अनुसंधान का, रिसर्च का। तो न सिर्फ हम अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं, लेकिन आप ये सोचें कि रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि दक्षिण एशियाई और भारत के समाजों में ये रेजिलियंस बहुत ज्यादा होती है। ये जरूर है कि थोड़ा विश्लेषण और भी करें दूसरी लहर का। मुझे याद है अक्टूबर-नवंबर में, दिवाली के आसपास, उससे पहले दूरदर्शन पे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से साथ लेके डॉक्टर गुलेरिया और बहुत सारे ऐसे सीनियर एक्सपर्ट्स और अनुभवियों के साथ मुझे भी मौका रहा। हम लोग अलग अलग मीडिया पे कहते रहे कि दिवाली है, आ रहे हैं, त्योहार मनाए, लेकिन संयम से। ये एक दुख का विषय है कि वो संयम शायद कुछ हद तक नहीं हो पाया। तो जो वैज्ञानिक बदलाव आए वायरल एपिडेमियोलॉजी में, वो मुझे विश्वास है हमारे साथी बताएंगे। और लेकिन बिहेवियरल साइंस, सोशल साइंस से अगर सोचे, सामाजिक और मानसिक विज्ञान के हिसाब से, मनोरोग और मनोविज्ञान के हिसाब से, तो वहां थोड़ी चूक सामाजिक रूप से हुई।
ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि अब हमें तैयार रहना होगा कि तीसरी लहर या इसके बाद के इफेक्ट्स अगर हमें कम करने हैं तो सबसे पहली जो जरूरत है वो है आने वाले 6 महीने कम से कम या शायद 1 साल तक जिम्मेवारी निभाना। अनलॉकिंग होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी, हम सब एक दूसरे से मिलेंगे, अपनी कार्यशैली फिर पुरानी और ले जाएंगे, लेकिन जो थोड़ी सी चूक हुई उन 2-4 महीनों में वो कतई फिर से ना हो। अभी हम बेहतर डील करेंगे आने वाले समय से। मैं संक्षेप विराम करना चाहूंगा अभी के लिए। प्रश्न हो, सवाल हो, कोई और टिप्पणी हो तो जरूर आगे चर्चा करते हैं। हरीश भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बताया और आपका बहुत ही विस्तृत अनुभव है जो साइकोलॉजिकल इलनेस है, साइकेट्रिक इलनेस है और हमें अपना मनोबल कैसा ऊंचा रखना है इसके दौरान में। हमारे बीच में डॉक्टर एस के गुप्ता भी हैं। डॉक्टर एस के गुप्ता, पिछले दिनों कुछ नई चीजें भी हमारे संज्ञान में आई हैं, जैसे स्पुतनिक वैक्सीन अभी डेवलप हुई है और हमें पता लग रहा है कि अगले महीने से वो हमें अवेलेबल होगी। DRDO ने जो 2DG ड्रग डेवलप किया है जो शायद हमारे पेशेंट्स में काफ़ी सहायक होगा बस आने वाले कुछ दिनों में। ऐसी अनेक कुछ ब्लैक फंगस के बारे में भी नई मेडिसिन की बात है और आज एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल की भी बात है। बिफोर हम डॉक्टर प्रेम अग्रवाल से उनसे कार्डियोलॉजी और उनके एक्सपीरियंस शेयर करें, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता से कहूँगा कुछ जो नई चर्चाएं, नई डेवलपमेंट्स हमारे कोविड के फील्ड में हुई हैं जिनके बारे में आपका गहन अध्ययन है, उस बारे में हमारे सब श्रोताओं को आप अवगत कराइए। डॉक्टर एस के गुप्ता जी। डॉक्टर एस के गुप्ता अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर अरविंद आर्या का भी मैं प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर एस के गुप्ता जी, शैलेंद्र जी उनको अनम्यूट कर दीजिए। जी मैं आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी आगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर हरीश कुमार जी, डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, आपका अभिनंदन। आदरणीय सुदर्शन जी, सुरेंद्रन जी और डॉक्टर RB गुप्ता पितातुल्य को सादर प्रणाम। जितने भी हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं और बाकी सभी श्रोताओं को मेरे सादर नमस्कार। बड़े सौभाग्य का विषय है कि आपने मुझे थोड़ा सा नई चीज़ों के विषय में चर्चा करने का अवसर दिया। आज भारत की जनता ही नहीं, सारा विश्व जो है भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दवा इजाद की है जिसका नाम है साधारण ग्लूकोज 2G। जो ग्लूकोज हम आपस में प्रयोग करते हैं उसी को संवर्धित करके, उसी को थोड़ा चेंज करके इस प्रकार बना दिया गया है कि दवा अगर ये ले ली जाए मुंह के द्वारा ओरली पाउडर के फॉर्म में, और कुल कितनी मात्रा में लेनी पड़ती है, कुल मिला के आधी चम्मच यानी कि 2.5 ग्राम दवा सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट। ये दवा जब शरीर में जाती है तो ये दवा जो है वायरस के अंदर घुस जाती है और वायरस के लिए हानिकारक होती है, वायरस की समाप्ति कर देती है। और इस दवा का पूर्णतः संवर्धन पूरा प्रयोग जो है वो भारतवर्ष में हुआ और विश्व में इसके ऊपर कहीं कोई शोध बहुत दिनों से चल रहे थे पर किसी को कोई सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन यहाँ के डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट ने, जो हमारा रक्षा का अनुसंधान केंद्र है, वहां पर इसके विषय में आगे अनुसंधान हुआ और फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स हुई और इसके अंदर ये दवा काफी कामयाब पाई गई। और ये दवा जो है बहुत शीघ्र ही, लगभग 2 हफ्ते में, लगभग जून के दूसरे हफ्ते में ही सब लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज जो है आंध्रा में, जो बहुत बड़ी लेबोरेटरी है हैदराबाद के अंदर, जो बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो इस दवा का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ कर चुकी है। अपोलो हॉस्पिटल में ये दवा आ चुकी है और मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में ये दवा आ चुकी है और बहुत जल्दी ही बाकी हॉस्पिटल्स को भी मिलने लग जाएगी। जो लोग देखना चाहते हैं, मैं आप सबको ये इस दवा का फोटो दिखाना चाहूँगा। ये दवा 2DEG के नाम से आएगी और सिंपल ग्लूकोज है ये दवा, आप देख सकते हैं। और कुल मिलाकर के आधी चम्मच यानी कि 2.5 ग्राम दवा आपको सुबह लेनी होगी और शाम को लेनी होगी।
और ये दवा उन लोगों के लिए ली जाएगी जो लोग अभी अभी हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं और जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और ये देखने में पाया गया है कि ये दवा लगभग 40% मरीजों की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कम करने में सक्षम पाई गई है। और जैसे जैसे दवा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा और जैसे जैसे हमें इसमें और सफलता मिलेगी, हम इस दवा का प्रयोग बहुत तेजी से कर सकते हैं। दूसरी विशेष बात यह है इस दवा के बारे में कि ये दवा एक जेनरिक ड्रग है, यानी कि किसी भी कंपनी का इसके ऊपर कोई एकाधिकार नहीं है। और एकाधिकार ना होने की वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं होंगे और ये दवा बहुत सस्ती मात्रा में सब लोगों को मिल सकेगी। और मैं समझता हूं कि कोरोना के सारे फील्ड को ये परिवर्तित करने की क्षमता रखती है, और वास्तविकता में कितनी कारगर होगी ये समय बताएगा। लेकिन हम केवल ये हमारा देश की जनता ही नहीं देख रही है, सारा विश्व जो है भारत की तरफ देख रहा है। और हम कामना करते हैं कि ये दवा जो है कामयाब हो और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, उनके प्रेरणा से ये DRDO के साइंटिस्ट ने इस दवा पे कार्य प्रारंभ किया था। और मेरी दिली इच्छा है कि ये दवा जो है हमारे विश्व के सभी मानवों को वसुधैव कुटुंबकम की तरह से ये सबको इस कोरोना की बीमारी से दूर रखने में सहायक हो, संभव हो। अब दूसरी जो चर्चा करते हैं और दूसरी जो बात विशेष इस दवा के बारे में है वो है कुल मिलाकर के इसकी कीमत 600 रुपये रखी गई है। यानी कि ये दवा बहुत सस्ती होगी और लेने में आसान होगी, केवल पाउडर की तरह से आधी चम्मच भर लेनी पड़ेगी। और मैं समझता हूं कि हमारे देश की अधिकतर जनता इस दवा को ले पाएगी और उससे फायदा उठा पाएगी। और दूसरी जो चीज है वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये दवा विश्व की रोशे कंपनी द्वारा बनाई गई है और कल ही हमारे जो ड्रग अथॉरिटी है उसने इस दवा को भारत में लाने की अनुमति दी है। ये दवा भी माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के अंदर, यानी कि जो लोग घर पर रहते हैं और उनको कोरोना की बीमारी हो जाती है, जैसे ही उनकी ये रिपोर्ट पॉजिटिव आती है ये वो लोग ये दवा ले सकते हैं। लेकिन ये दवा क्योंकि माइल्ड केसेस के अंदर काम आती है, बहुत जो साधारण केसेस होते हैं उनके अंदर काम आती है और बहुत सारे साधारण मरीज वैसे भी ठीक हो जाते हैं, तो आते हैं उन लोगों को ये दवा देनी होगी जिन लोगों को बीमारी बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे जो लोग शरीर से बहुत भारी हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, जिन लोगों का कोई अंग प्रत्यारोपण हुआ है, जैसे कि जो किडनी के पेशेंट हैं उनका गुर्दा बदला गया है, या जो लोग बहुत समय से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं ब्रोंकियल अस्थमा की वजह से या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से या किसी और अन्य बीमारी की वजह से, जो हमारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि इम्यूनिटी को कम कर देती हैं, उन लोगों को ये दवा विशेष तौर पे दी जाएगी। क्योंकि विश्व के अंदर ये दवा बनी है और बड़ी कंपनियों द्वारा बनाई गई है, तो देखिए समझने की बात यह है कि ये दवा बड़ी महंगी है। आप सब लोगों को थोड़ा सा अचंभा लगेगा कि ये दवा जो है 60,000 रुपये का एक इंजेक्शन आएगा और जो कि घर में नहीं लिया जा सकेगा। अतः मैं इस दवा के बारे में आश्वस्त हूँ कि ये दवा कारगर होगी, लेकिन इस दवा को बनाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इसके बनाने के जो प्रोप्राइटरी राइट्स हैं, इसका जो एकाधिकार है वो उस कंपनी के पास है। और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं जो कि वायरस को अटैक करती हैं। जो भारत में बनने वाली दवा है वो वायरस के अंदर घुस करके मार करती है, और ये दवा जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है ये एक तरह से वायरस का हाथ पकड़ लेती है, वायरस को रोकती है। तो हमारी दवा और इस दवा के बीच में जो कंपैरिजन है उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि दोनों दवाएं लगभग बराबर कारगर हैं। अभी ऐसा लगता है, अभी जो शुरुआती अध्ययन हुए उनके अनुसार, लेकिन आगे आने वाला समय बताएगा कि कौन सी दवा ज्यादा कारगर रहती है। लेकिन हाँ, इतना अभी अवश्य कह सकते हैं कि भारत में बनने वाली दवा बड़े विश्व स्तरीय स्केल के ऊपर बड़े भारी मात्रा में बनाई जा सकती है, जबकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बनाने के लिए बहुत विशेषता चाहिए। और जिस प्रकार से टॉसिलिजुमैब वगैरह जो दवाइयां हैं बहुत अधिक मात्रा में बनाई नहीं जा पा रही, बहुत सा, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहिए, बहुत बड़ा एक अलग प्रकार का तामझाम चाहिए, बल्कि और वो इतनी तेजी से बनाना बहुत संभव नहीं है। तो हम इस दवा के बारे में आश्वस्त हैं। ये दवा भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आ चुकी है, वेदांता हॉस्पिटल में आ चुकी है, अपोलो हॉस्पिटल में आ चुकी है, कुछ मरीजों को दी जा रही है। और ये दवा इंट्रावीनसली यानी कि नस के द्वारा चढ़ाई जाती है और इसमें कुछ खतरा होने के चांस, कभी कभी रिएक्शन होने के चांसेस भी हैं। अतः मेरा मानना यह है कि मैं अपनी दवा, भारत की दवा के पीछे जो है ज्यादा ध्यान लगा करके बैठा हूं, और मुझे उम्मीद है कि DRDO द्वारा ये दवा जो बनाई जा रही है 2DG, ये जो है एक कोरोना के पूरे कार्य क्षेत्र को, पूरे मैप को बदल कर रख देगी, मेरा ऐसा मानना है। और तीसरी बात जो है वैक्सीन की, आजकल जो है वैक्सीन जो है वो मिल नहीं रहे हैं। सभी लोग वैक्सीन के लिए थोड़ा सा चिंतित हैं, लेकिन बहुत शीघ्र ही
हमारे देश में स्पुतनिक वैक्सीन जो रशिया के द्वारा बनाई गई है वो आ चुकी है। ये दवा भी, ये वैक्सीन भी जो है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने इसका जो है उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। दिल्ली के कुछ बड़े हॉस्पिटल जैसे मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल में ये इंजेक्शन स्पुतनिक पहुंच चुका है और बहुत आसपास के हॉस्पिटल्स में भी पहुंचना शुरू हो जाएगा। और 2TG नाम की दवा और स्पुतनिक वैक्सीन जो है वो लगभग 14 जून से लगभग 2 हफ्ते के अंदर लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे और लगना शुरू हो जाएंगे। स्पुतनिक वैक्सीन भी जो है बहुत कारगर वैक्सीन है, लगभग 91% इसकी एफिकेसी पाई गई है। और जिन लोगों को अभी वैक्सीन की कमी महसूस हो रही है, बहुत जल्दी मैं आशा करता हूं कि ये कमी भी दूर होगी। और उसके बाद एक नई वैक्सीन जो बहुत जल्दी लगभग 1-1.5-2 महीने में आने वाली है, वो नोवावैक्स की वैक्सीन है, जिसका उत्पादन कुल भारत में ही होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बहुत बड़े स्केल पर, जितने बड़े स्केल पर कोविशील्ड बनाई जा रही है, उससे भी बड़े स्केल पर नोवावैक्स की जो वैक्सीन है वो हमारे देश में आने वाली है। और इस नोवावैक्स की वैक्सीन आने से वैक्सीन की कमी बहुत तेजी से दूर हो जाएगी। और जैसा कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा कि हम 4-5 महीने में वैक्सीन की कमी को पूरा दूर कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि ये जो स्पुतनिक वैक्सीन है और नोवावैक्स की वैक्सीन आने से वैक्सीन की जो कमी है वो काफी तेजी से दूर होगी और कोवैक्सीन का जो भी प्रोडक्शन है वो भी काफी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ समय में ही हम जो है इस कमी के ऊपर विजय पालेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन की शुरू में थोड़ी सी कमी थी, अब ऑक्सीजन जो है सब जगह उपलब्ध है। इसी प्रकार से ये वैक्सीन की कमी भी बहुत जल्दी दूर होगी और हमारे सभी बंधु, छोटे भाई बहन, यंग लोग जो वैक्सीन लगवाने से वंचित रह गए हैं, वो सब जो है आराम से वैक्सीन लगा सकेंगे। इतना ही इसके विषय में। और डॉक्टर हरीश जी कुछ कहना चाहें तो मैं जरूर शेयर करना पसंद करूंगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर एस के गुप्ता जी। बहुत नई जानकारी आपने डीआरडीओ की नए ड्रग के बारे में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो उसके बारे में और स्पुतनिक के बारे में दी। हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर अजय बेदी जो हमारे दिल्ली नर्सिंग होम फोरम के सेक्रेटरी, उन्होंने भी ज्वाइन किया और कई बार उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज शेयर की, उनका भी मैं प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। डॉक्टर आरबी गुप्ता जी जो पूरे हमारे जमुना पार के और खासकर रोहतास नगर के सबसे सीनियर फैमिली फिजिशियंस हैं, उनको भी आज प्रोग्राम में आने से और उनके आशीर्वाद के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर प्रेम अग्रवाल सर से। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली इस बीमारी में इलाज किया है। सर, डॉक्टर प्रेम अग्रवाल सर, व्हाट आर द लेसन्स लर्नड इस प्रोग्राम, इस बीमारी में आपने एक थोड़ी डिफरेंट अप्रोच ली स्टीरॉइड्स के बारे में और आपका सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा रहा। हमें आप जो पेशेंट्स अस्पताल में एडमिशन लेते हैं, किन कंडीशंस में उनको होम आइसोलेशन का ट्रीटमेंट अमेंडन करके अस्पताल में आना चाहिए, और आप इस बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है इन मैनेजमेंट ऑफ कोविड पेशेंट्स इन योर हॉस्पिटल? डॉक्टर प्रेम अग्रवाल, द सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेंबर डीएमसी। सर। हरीश जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। और इस दौरान में कोविड-1 और कोविड-2 को हम देखें तो कोविड-19 इन्फेक्शन के बारे में हमारी सारी धारणाएं चेंज हो चुकी हैं। शुरू में लगा था कि कोविड-19 जो है वो बहुत सिंपल सी इलनेस है। ऐसा कहा भी गया कि कोविड-19 जो है वो 85% लोगों में माइल्ड होता है, 15% में सीरियस होता है और 5% में क्रिटिकल भी होता है और डेथ भी आती है। लेकिन ये देखा गया कि कोविड-19 का हर इन्फेक्शन जो है वो खतरनाक हो सकता है। ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिसीज जो है, ये कभी भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई कौन सा पेशेंट माइल्ड रहेगा, कौन सा मॉडरेट रहेगा, कौन सा सीवियर रहेगा। ये एक रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस है। आगे जाके पीछे मिलकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये इन्फेक्शन माइल्ड था, मॉडरेट था, सीवियर था। इन्फेक्शन होता क्या है? इन्फेक्शन है कि वायरस का इन्फेक्शन है। वायरस के इन्फेक्शन होते ही बदन के अंदर वायरस के खिलाफ जो हमारी फाइटिंग सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम, वो एक्टिव हो जाता है। और वो एक्टिव इम्यून सिस्टम के जो पार्ट होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, वो उस वायरस से लड़ने के लिए सक्षम होते हैं। 90% जो हमारी फाइट है वो इम्यून सिस्टम के थ्रू ही होती है। जैसे ही वायरस हमारे अंदर आता है तो हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और 85% लोगों में वो इम्यून सिस्टम जो है वायरस से लड़के उसको खत्म कर देता है और बीमारी माइल्डली रह जाती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों में, कुछ 15% लोगों में ये इम्यून सिस्टम एक्टिव होते होते हाइपर एक्टिव हो जाता है। ऑटो एम्प्लीफिकेशन, अपने आप में वो डबल होने लगता है
और वो इम्यून सिस्टम इतना तेज हो जाता है कि वो बजाय वायरस को मारने के अपनी बॉडी को ही मारने लगता है। ये लोग होते हैं, ये उस माइल्ड ग्रुप से निकलकर सीरियस इलनेस में आते हैं, और ये इन लोगों में जब इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है तो बदन के अंदर ये खून को मोटा कर देता है, थिकन कर देता है। वो खून जो है वो सबसे छोटी कैपिलरीज, जो पल्मोनरी कैपिलरीज है, उनके अंदर जाके जम जाता है और पल्मोनरी इन्फेक्शन हो जाती है, लंग का एक पोर्शन डैमेज हो जाता है, और जो कि सीटी स्कैन पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं डैमेज हो रहा है। अगर लंग का कोई भी पोर्शन डैमेज होने लगा है, इसका मतलब है कि हमारी बीमारी जो है वो माइल्ड डिसीज से निकल के बाहर आ रही है, और इन पेशेंट्स के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो गया है। ये डिफरेंशिएट करना कि भाई कौन सा पेशेंट जो है वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और कौन सा पेशेंट जो है वो इसके अंदर मॉडरेट टू सीवियर डिसीज में जाएगा, ये हम कर सकते हैं, लेकिन ब्लड के जांच से कर सकते हैं। कुछ बायोमार्कर्स होते हैं, बायोमार्कर्स मतलब ब्लड की जांचें होती हैं, जैसे सीआरपी सिस्टम होता है, सीआरपी का टेस्ट करता होता है, एक इंटरल्यूकिन का से टेस्ट होता है। इन दोनों टेस्टों से हम पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कितना है, वो रिएक्टिव है कि ये क्राइसिस में जा रहा है कि वो स्टॉर्म में जा रहा है। अलग अलग स्टेजेस हैं, और जो पेशेंट हमारा स्टॉर्म में चला गया वो पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है, वो सीरियस हो जाता है और डेथ करती है। अनफॉर्चुनेटली शुरू से ही एक मैसेज चला गया कि बीमारी को जब तक बीमारी सिम्टम ना आए तब तक घर में रहें, होम आइसोलेशन करें। ये जो मैसेज था, ये ऐसा लगा कि ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टम बेस्ड हो गया है। बल्कि सिम्टम जब आते हैं तब तक ब्रेथलेसनेस के सिम्टम आएंगे, तब तक ऑलरेडी साइटोकाइनिन प्रोसेस, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो पागल हो चुका है, उसने ऑलरेडी हमारा 70% लंग को खराब कर दिया है। आपको पता होगा कि अगर हमारे 2 लंग होते हैं और एक लंग निकाल भी दें तब भी हमारा सांस नहीं फूलता। अगर सांस फूलना शुरू हो रहा है, इसका मतलब 70% लंग जो है वो काम नहीं कर रहा। 70% लंग खराब होने के बाद में अगर मरीज अस्पताल जाता है तो वो एक खतरनाक सिचुएशन में जाता है, जिसका इलाज अवेलेबल नहीं होता। एंड दैट इज द रीजन कि कोरोना सेकेंड के अंदर इतनी ज़्यादा डेथ हुई है। जो लोग चले गए, हमारे सीनियर डॉक्टर के अग्रवाल भी चले गए, और कम से कम 1000 डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री चले गए। ये जो 1000 डॉक्टर चले गए वो सब चले गए जिनका इलाज जो है वो हमने शुरुआत में ध्यान नहीं किया, और जब साइटोकाइनिन क्राइसिस में चले गए वो चले गए। डेथ का जो रीजन है साइटोकाइनिन क्राइसिस है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम का बिगड़ना है। और हमारी जो नई अंडरस्टैंडिंग है वो ये है किस तरह हम इम्यून सिस्टम को बिगड़ने से पहले पहचान लें। इसलिए जो है जब होम आइसोलेशन कर रहे हैं तो हम सिर्फ पेशेंट को विटामिन देकर और एंटीऑक्सीडेंट देकर, एंटीवायरल देकर कंट्रोल कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, और 90% 85% ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन कौन से 15% बिगड़ेंगे, उसके लिए मेरा ख्याल है कि हमें उनकी ब्लड की जांचें होनी पड़ेगी। ब्लड की जांच में सीआरपी और इंटरल्यूकिन 2 टेस्ट हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि इम्यून सिस्टम बिगड़ रहा है। अगर बिगड़ रहा है तो हम सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर सीटी स्कैन के अंदर धब्बे आ गए हैं और मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया है और सेगमेंट्स खराब होने लगी हैं, स्कोर बढ़ता जा रहा है, तो इमीडिएटली हमें हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। किसी भी पेशेंट जिसका सीटी स्कोर 6, 7, 8 से ज़्यादा बढ़ गया है, वो पेशेंट अपने आप को सिम्टोमेटिकली नॉर्मल पाएगा, लेकिन उसके अंदर बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि अगर 8 हुआ है तो कल 16 हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ फीवर जो है, फीवर जिसे हम बहुत ही इनॉक्यूअस मानते हैं, फीवर तो सभी को हो जाता है। मंत्री जी ने कहा फीवर तो सभी को होता है, फीवर थोड़ी एडमिट कर लेंगे, दैट इज राइट। बट लेकिन फीवर जो है वो एक ऑमनियस साइन है, क्योंकि फीवर जब हो रहा है पेशेंट को उस समय उसका हमारा इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिव होता है। हर पेशेंट जो फीवर हो रहा है उसका हमें इंटरल्यूकिन और सीआरपी पे जांच रखनी पड़ेगी। इन पेशेंट्स को जिनको हमने एडमिट कर लिया है उनको हमें एग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है, और स्टेरॉयड के साथ में, स्टेरॉयड और इम्यून मॉडरेटर, इन 2 चीज़ों से हम अपने इम्यून सिस्टम को फाइट करते हैं। स्टेरॉयड कब शुरू करें? आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं स्टेरॉयड नहीं दें, बहुत सारे कहते हैं दें, बहुत सारे कहते हैं हैवी डोज दें, बहुत सारे कहते हैं नुकसान हो गया, कोई कह रहा है ब्लैक फंगस हो गया। स्टेरॉयड इज डबल एज सोर्ड, डबल क्या, हर तरह से तलवार है, जो कि एक तरफ बीमारी को काटती है, उस तरफ बदन को काटती है। उसका जुडिशियस यूज होना बहुत जरूरी है। कितना दें, कब दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डोज और व्हाट इज द टाइमिंग। टाइमिंग उसकी इंपॉर्टेंस है जब हमारे पास डेफिनेट इंडिकेशन हो जाए कि हमारा इम्यून सिस्टम अब हाइपर एक्टिव हो गया। हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम को हमें कंट्रोल करने के लिए मिनिमल डोज ऑफ स्टेरॉयड देनी पड़ेगी, और वो स्टेरॉयड की डोज भी हम उस टाइम टाइट्रेट करते हैं। जैसे जैसे इम्यून सिस्टम बढ़ रहा है ऐसे ऐसे स्टेरॉयड सिस्टम की डोज को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कई लोग में
हमें स्टेरॉइड के बावजूद भी इम्यून सिस्टम कंट्रोल नहीं होता। वहाँ पे हम इम्यून मॉड्यूलेटर्स यूज कर रहे हैं। इम्यून मॉड्यूलेटर हमारे पास टॉसिलिजुमैब और इटरेजिमैब के नाम से दो अवेलेबल हैं, और ये पीछे तो अवेलेबल नहीं थे जब शॉर्टेज हो गई थी बहुत ज्यादा। ये लाइफ सेविंग है। जिस समय इम्यून सर सिस्टम आपकी आवाज क्यों ब्रेक हो रही है शैलेंद्र जी? am I audible? जी आवाज ठीक आ रही है। यस सर, फाइन सर, आवाज ठीक आ रही है। फाइन फाइन, अच्छा आ रहा है। सिस्टम पागल हो गया है। जब इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया है, उस समय अगर हमने इम्यून सिस्टम को कंट्रोल नहीं किया तो वो सडन डेथ के अंदर जा रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जितने लोग इस बार मरे कभी नहीं मरे। मेरे अस्पताल के अंदर 300 लोग मैंने एक महीने में एडमिट करे, तो 30 के ज्यादा लोग मर गए। डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि मैंने उनके लिए, हर पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करी। वो इसलिए कि बहुत लेट आए वो, और इम्यून सिस्टम ऑलरेडी मॉडिफाई नहीं कर पाया मैं उनको। दवाइयाँ अवेलेबल नहीं थी, इटरेजिमैब और टॉसिलिजुमैब अवेलेबल नहीं थी, और बड़ी यंग डेथ हुई। अनफॉर्चुनेट है। तो आज के दिन मैं इसे एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि बीमारी बहुत सिंपल है लेकिन डेडली है। सिंपल है तब तक जब तक सिंपल है, और जब बिगड़ती है तो फिर उस समय कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ चाहिए जो अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन तो सिर्फ एक सपोर्ट है, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट नहीं है। ऑक्सीजन से वायरस का इलाज नहीं होता, ऑक्सीजन देने से हम बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं। वायरस ऑक्सीजन जरूरी है क्योंकि उस समय ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो अगर नहीं मिलेगी तो बॉडी पेशेंट मर जाएगा। लेकिन बीमारी का इलाज प्रिवेंशन में है, बीमारी का इलाज ट्रीटमेंट में नहीं है। प्रिवेंशन तभी है जिस समय किसी को कोविड पॉजिटिव हो जाए, इमीडिएटली ही शुड कम ऑन टोज, ही शुड बी अंडर द मेडिकल सुपरविजन द फर्स्ट डे। ये गाइडलाइंस में लिख दिया कि जब सांस टूटे तब मेडिकल कांटेक्ट में आए, जो बहुत गलत था। मुझे बड़ी खुशी है कि भाई हरीश जी आपने एफर्ट करके हजारों लोगों को मेडिकल कांटेक्ट शुरू में पहले दिन से दिया और उन्हें गाइड किया। मेरी सोच ये है कि अगली बार जैसे ही किसी आदमी को आपको पता चले कि पॉजिटिव हो गया है, तो दो चीजों में ध्यान रखना है, क्या उसे होम आइसोलेशन करना है कि होम से आइसोलेशन। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई लोगों को होम आइसोलेशन में कर रहे हैं, पता चला कि 7 आदमी घर में और इन्फेक्ट हो गए। तो उसे होम से आइसोलेशन करना है तो होम आइसोलेशन करना है। अगर होम आइसोलेशन करना है तो सिर्फ आइसोलेशन कर रहे हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। होम ट्रीटमेंट करना है, होम ट्रीटमेंट के लिए जरूरी ये है कि हम उसको मॉनिटर कर सके, लगातार मॉनिटर कर सकें, उसके इम्यून सिस्टम को मॉनिटर कर सके, और अप्रोप्रिएट मेडिसिन अप्रोप्रिएट टाइम पे दे सके। ये बात जरूरी है। तो मैं फिर कहूंगा, कोविड-19 इज अ डेडली डिसीज अंटिल अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। 85% लोग ठीक हो जाते हैं, फाइट कर लेते हैं। 15% जो बिगड़ते हैं उनके लिए बचाव के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें कोशिश होनी चाहिए, कोई भी पेशेंट जो भी कोविड इन्फेक्शन में आए वो लगातार मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहे और उसका इम्यून सिस्टम को मॉनिटर कर सकें। अप्रोप्रिएट टाइम पे हम स्टेरॉइड यूज कर सकें, अप्रोप्रिएट टाइम पे इम्यून मॉड्यूलेटर यूज करके, और जब उनको एडमिशन हो, एडमिशन कराया जाए। आपको और भी बात हो तो बताऊंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस से शेयर किया। कैरी होम मैसेज बहुत क्लियर है कि कोविड बीमारी को हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारी शुरू में एक ही बात आती थी, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स को ये महसूस होता था कि ये तो एक आम खांसी बुखार है, इसको लाइटली ना लें। खासकर सेकंड वेव के अंदर हमने देखा जो इतनी सारी कैजुअलिटीज हुई। अभी मैंने कल ही एक बहुत यंग डेथ जब देखी तो हमने इन्वेस्टिगेट किया कि इस पेशेंट की इतनी बुरी हालत क्यों हुई, और हमने कल अपने एक्सपर्ट्स थे जो आईसीयू के इंचार्ज थे डॉक्टर सुमित रेब से भी पूछा कि ऐसा क्यों होता है। तो वो सब पेशेंट्स जब उनका सांस फूलने लगे, सैचुरेशन काफी कम हो गई, जब उनके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स काफी बढ़ गए, वो तब अस्पताल में आए। तो डॉक्टर प्रेम अग्रवाल का बहुत ये अच्छा सुझाव है कि पहले दिन से, जब से आपको सिम्टम्स आ जाएं या जब आपका कोरोना पॉजिटिव हो जाए, तब से आप मेडिकल गाइडेंस में रहें। और हम सबको रोज ही इस बारे में बात करते हैं कि पहले दिन सिम्टम आते ही आप अपने आप को आइसोलेट करें। अगर आइसोलेट करने के लिए कोई जगह ऐसी नहीं है तो आप कोविड केयर सेंटर में जाएं, और बहुत ही मजबूरी है तो घर के सभी व्यक्ति 2 मास्क लगाएं और अपना टेस्ट कराएं। टेस्ट होने में कोई भी देर हो रही है तो जो रूटीन ट्रीटमेंट है हमारा, जिस बारे में कोई बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट नहीं है, आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम फॉर 3 days, डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन फॉर 5 days, डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम 2 बार या एजिथ्रोमाइसिन 500 एक बार, जो जिंक और विटामिन की टैबलेट 1 बार, विटामिन सी 2 बार, और पैरासीटामोल अगर आपके बदन में बहुत दर्द है या आपको 100 से ऊपर बुखार है तो लें। ज्यादातर मरीज 5 दिन में ये ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको हाई ग्रेड फीवर कहीं परसिस्ट तो नहीं कर रहा।
कहीं आपको सांस में दिक्कत तो नहीं है, कहीं आपको लगातार खांसी तो नहीं है, जैसा हमारे एक्सपर्ट बताते हैं, बोलते बोलते कहीं आप बात करते करते आपका जो एक सेंटेंस है वो टूट तो नहीं रहा, कहीं आपकी सैचुरेशन कम तो नहीं हो रही, जिसको हम अच्छा इजी एडमिशन बोलते हैं कि वो 96 97 पे ही अपना ध्यान कर लें, 94 95 से कम तो नहीं सैचुरेशन हो रही। इन चीजों का सारे हमारे श्रोता ध्यान रखें और इस बात को आगे भी प्रमोट करें। हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा सम्मानित हमारे जो चारों काउंसलर्स हैं, उन्होंने, अजय भाई साहब मुझे नजर आ रहे हैं, रीना महेश्वरी जी और मिसेस नागर, सभी ने बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को अटेंड किया है और वो मैसेंजर्स हैं ये बताने के लिए समाज में कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। अब मैं एक बार दोबारा डॉक्टर देसाई से पूछूंगा, सर जो पेशेंट माइल्ड केसेस वाले हैं उनको उतनी दिक्कत नहीं है, जो मॉडरेट केसेस में हॉस्पिटल से आते हैं या जो आईसीयू में रह के आते हैं, उन पेशेंट्स को बहुत दिन तक बेचैनी, नींद ना आना, घबराहट और एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो होता है, उसके लिए आप क्या गाइड करेंगे? उनको इस चीज से फेस करने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर देसाई सर। थैंक यू हरीश भाई। मैं सवाल का जवाब दूं उससे पहले दो बात संक्षेप में कहना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि हमारे डॉक्टर प्रेम अग्रवाल भाई साहब भी सहमत होंगे। उन्होंने जो, जैसे आपने कहा, उन्होंने और आपने एक बार फिर समीक्षा कर लें। इन्फेक्शन न हो इसके लिए सावधानी सबसे बड़ा हथियार है जी। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, जिसको मैं एक आध साल से बिहेवियरल वैक्सीन कहता रहा हूं। तो बायोलॉजिकल वैक्सीन तो जरूर लें, लेकिन बिहेवियरल वैक्सीन आगे भी जारी रखें। दूसरा, जैसे डॉक्टर प्रेम अग्रवाल ने कहा, मैं गुजर भी चुका हूं, पांच हफ्ते पहले पॉजिटिव होके 2 हफ्ते आइसोलेशन में रह चुका हूं, तो मुझे बड़ा याद आ रहा था जो सारी बातें डॉक्टर प्रेम अग्रवाल कह रहे थे। उस दौरान अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं और बिल्कुल सिम्टम्स नहीं है तो घबराएं बिल्कुल नहीं, लेकिन सावधान रहें। जैसे आपने कहा, सतर्क रहें, ब्लड टेस्ट हो, अपने कुछ सिम्टम्स मॉनिटर करें। और मैं ये 2 बातें इसलिए भी कह रहा हूं कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी जो ब्रेन और माइंड की समस्याएं हैं, उसमें भी प्रिंसिपल वही लगेगा। घबराएं नहीं, डरें बिल्कुल नहीं, खौफ न रखें, लेकिन सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर साधारण सी वीकनेस, लेथार्जी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, नीरसता लगे तो कोशिश ये करें कि अपने मनोबल से उसे ऊपर उठाएं। लेकिन अगर डिप्रेशन की कोई निशानी लगे, बहुत लंबे अरसे तक, या गहरी नेगेटिव सोच होना, या मरने के, आत्महत्या की, खुदकुशी करना, या नींद में या भूख में बहुत गंभीर समस्या होना, तो एक बार फिर कहूंगा, तीनों स्टेज पे प्रिवेंशन के लिए माइल्ड कोविड स्टेटस के दौरान या पोस्ट कोविड, मुझे लगता है प्रिंसिपल एक ही है, सतर्क रहें, सावधान रहें। हम में से उन व्यक्तियों को जहां मेडिकल या साइकेट्रिक अटेंशन की जरूरत है वो जरूर करें, बिना किसी झिझक के, शर्म के, लेकिन घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग साइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस में 80-90% पोस्ट कोविड ठीक से निकल जाएंगे। लेकिन जो 10-15% है जिनको साइकेट्रिस्ट या साइकेट्रिक अटेंशन की जरूरत है, उनको वो खुद पहचाने या मित्रगण या परिवार के सदस्य पहचान के उनको ले जाएं। आई होप दैट। जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया। हमने इस प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस किया है कि भारत का जो एक पारिवारिक ढांचा है, ये भी इस चीज को प्रिवेंट करने में बहुत अच्छा है। जो हमारे अभी डीएमए के अध्यक्ष डॉक्टर जीएस ग्रेवाल ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, हैंड होल्डिंग प्रोग्राम, एक दूसरे का हाथ पकड़ें। अगर हमें लगता है कि पूरी एक सोसाइटी के अंदर एक परिवार में कोरोना हुआ है, तो उसका ट्रू सेंस में हाथ ना पकड़ें, चाहे दूर से नमस्ते करें, लेकिन उनको मॉरल और सारी सोशल सपोर्ट जरूर दें। अगर उनको भोजन की दिक्कत है तो हम सब मिलके उनको भोजन में हेल्प करें, दवाइयों में हेल्प करें, उनको टेस्ट कराने में हेल्प करें, और एक ये विश्वास जगाएं कि ये वक्त है जो हम रोज बात करते हैं कि एक डिफिकल्ट वक्त है, ये गुजर जाएगा। आत्मविश्वास और मनोबल बनाए रखें। और अगर एक सोसाइटी में, हमने कहा, छोटी छोटी कोविड टास्क फोर्स बन जाए,
जो लोगों को सपोर्ट करे, तो उनको ये लगता है कि मुझे कोई देखने वाला है, उनको अकेलापन ना महसूस हो। तो आई थिंक मुझे लगता है जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हम ऐसी गंभीर बीमारियों पे बहुत अच्छा कर पाएंगे। सर कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर देसाई सर। अरे, मैं एक संक्षेप में ये कहना चाहूंगा, आपसे आपसे शायद बात हुई, मैं एक आध साल से ये कह रहा हूँ बहुत जगहों पे। अब बदनसीबी एक और हुई है इस महामारी में कि पाश्चात्य संस्कृति के कारण जो ओरिजिनल टर्म है सोशल डिस्टेंसिंग, वो चल पड़ा विश्व भर में। सोशल डिस्टेंसिंग मिसगाइडिंग है, जैसे आप अभी कह रहे थे, उसको और क्लैरिफाई कर दे। ये मेरा बड़ा फेवरेट है। हमें सिर्फ शारीरिक दूरी बनाए रखनी है, और सामाजिक नजदीकियां बल्कि और बढ़ानी है, मजबूत करनी, और ये संभव जी। है। अगेन तीनों स्टेजेस में कहें, प्रिवेंशन के लिए माइल्ड स्टेज में या पोस्ट कोविड में, सोशल डिस्टेंसिंग शब्द प्रयोग को और उसके मन बदल दे, खासकर हमारे समाज में, चाहे वर्चुअल वर्ल्ड में ही हो। जैसे आपने कहा, शारीरिक दूरी बना की भावनात्मक और जो सामाजिक नजदीकियां वो बढ़ाई जा सकती है वर्चुअल वर्ल्ड में भी, जैसे हम लोग ये वार्तालाप कर रहे हैं। तो एक बार बार कहूंगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग सिर्फ शारीरिक जरूरी है, भावनात्मक और सामाजिक नजदीकियां करीब या बढ़ाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर ने मैसेज दिया। और हमारे एसोसिएशन में भी ये बात डिस्कस हुई थी कि अगर आपको पता चलता है कि आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या नज़दीकी इससे संक्रमित होता है, तो एक फ़ोन उठा के जस्ट अगर आप उनसे पूछ लेंगे, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो पेशेंट्स ने बताया है कि ये उनको इतना सूदिंग और कम्फर्ट और सपोर्ट लगती है कि उससे उनका मनोबल बहुत बढ़ता है। तो खासकर आज जो हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरी सब उसी विचारधारा से प्रेरित हैं जिसमें सेवा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो अगर हम अपने सभी दोस्त, रिश्तेदार और समाज के लोगों से एक फ़ोन करके इतने पूछ लें, हाउ आर यू, और आप कैसे हैं, मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है डॉक्टर निमेश देसाई सर के हॉस्पिटल में पेशेंट्स की ओपीडी कम हो जाएगी और सर को कम देर तक अस्पताल में सेवा करनी पड़ेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एसके गुप्ता, जो अभी आप ये ब्लैक फंगस के लिए हमने काफी बात की, लेकिन आज प्रोग्राम कंक्लूड कर रहे हैं, तो आपने अभी अपनी प्रैक्टिस में कितने % लोगों में ये बात देख रहे हैं, और एक कैरी होम मैसेज कि इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस की जरूरत है ब्लैक फंगस के लिए स्पेशली? धन्यवाद हरीश जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना डर और जितना भय का वातावरण ब्लैक फंगस शब्द ने बना दिया है, उतनी वास्तविकता ये है नहीं। दूसरी चीज, मैंने पहले भी कहा कि जो लोग घर में हैं उन लोगों के अंदर ब्लैक फंगस का इंसिडेंस बहुत ही ज्यादा कम है। जो लोग रिकवर हो चुके हैं उनके अंदर ब्लैक फंगस होने की संभावना बहुत कम है। जिन लोगों को शुगर नहीं है उन लोगों को ब्लैक फंगस होने की संभावना ना के बराबर है। अतः मैं जो देख रहा हूं वो देख रहा हूं कि ब्लैक फंगस के नाम से मरीज बहुत सहमे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। वो अपने चेहरे को बार बार देखते रहते हैं, नाक को बार बार देखते रहते हैं, मुंह के अंदर चेक करते रहते हैं कि कहीं कोई ब्लैक स्पॉट तो नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि ब्लैक फंगस नाम की कोई चीज नहीं है, और अगर ये फंगस इन्फेक्ट भी करती है तो इसके अंदर कहीं कोई ब्लैक स्पॉट मुंह के ऊपर या चेहरे के ऊपर नहीं पड़ता। ये शुरुआत जो होती है वो चेहरे के एक हिस्से में दर्द से, यहाँ पर सूजन से, नाक की ब्लॉकेज से, नाक के अंदर खून आने से, आंख के अंदर दो दो दिखने से, सिर में दर्द होने से, दांतों में दर्द होने से, दांत लूज हो जाने से, नाक ब्लॉक हो जाने से, और वो भी एक तरफ का हिस्सा। अगर इस प्रकार के सिम्टम्स आने लगे तो लोगों को समझना चाहिए कि शायद ये ब्लैक फंगस हो सकता है। और आमतौर पर ये ब्लैक फंगस जो देखने में ज्यादातर मिला, 90% से ज्यादा, वो उन लोगों में मिला जिन लोगों को डायबिटीज थी और जिनकी डायबिटीज बहुत ज्यादा अनकंट्रोल थी, और जिन लोगों ने बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया, यानी कि जैसे डेक्सामेथासोन, डेक्सोना की गोली है, या मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, या वाइसोलोन की गोली है, जो बहुत दिनों से बहुत जल्दी जिन्होंने लेना शुरू कर दिया, बहुत अधिक मात्रा में लिया और बहुत लंबे समय तक लेते रहे। तो अतः मरीजों को ये चाहिए कि अगर उनको शुगर है तो वो स्टेरॉइड का प्रयोग अपने डॉक्टर की सलाह से करें, उचित मात्रा में करें,
और कुछ दिनों के लिए करके उसको तेजी से बंद करें। स्टेरॉयड जो 5 या 10 दिन के लिए दिए जा रहे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा कम करके बंद करने की आवश्यकता नहीं होती, उनको तुरंत से बंद किया जा सकता है। और अगर आपको ब्लैक फंगस के कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, मैं फिर आपसे बार बार निवेदन करना चाहता हूं कि ब्लैक फंगस के जो सिम्टम्स हैं, वो आपको फंगस ऐसे नजर नहीं आएगी जैसे कि डबल रोटी के ऊपर लगी हुई नजर आती है, जैसे कि अचार में लगी हुई नजर आती है। ये फंगस अगर प्रेजेंट करेगी तो प्रेजेंट करेगी नाक बंद होने से, नाक के अंदर खून आने से, आंख से दो दिखने से, सिर में दर्द होने से, एक हिस्सा सुन पड़ जाने से। अगर इस प्रकार के सिम्टम्स आ जाते हैं तो आप साधारण डॉक्टर के पास ना जाकर के ईएनटी के डॉक्टर के पास जाएं। वो आपके नाक की जांच करके बता सकते हैं कि आपको ब्लैक फंगस की शुरुआत है या नहीं है। आप छोटा सा कभी, जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ खाया और एक जीरे का दाना अंदर दांत में रह गया, उसको ये चिंता होगी डॉक्टर साहब ये ब्लैक फंगस तो नहीं है। आप इस प्रकार से ब्लैक फंगस की चिंता ना करें। ये आमतौर पर बहुत कम लोगों में हो रही है, लेकिन जितने लोगों में हो रही है उसके अंदर थोड़ा सा भयावह रूप धारण कर लेती है। अतः इसके बारे में सतर्क तो रहें पर चिंतित ना रहें। ऐसा ना हो जैसे डॉक्टर देसाई साहब ने कहा कि आपको रात को नींद आना बंद हो जाए, आप सुबह शाम ब्लैक फंगस की सपने देखने लग जाएं। और आजकल बहुत सारे फंगस के लोगों ने जोक बनाना शुरू कर दिया है। कृपया जो है अपने आप में समर्थ रहें, आप भरोसा रखें कि आपको ये ब्लैक फंगस आमतौर पर नहीं होने वाली है। कुल मिलाकर के 10,000 लोगों में से, मेरी बात को गौर से सुनिए, कुल मिलाकर के 10,000 लोगों में से 3 लोगों को ब्लैक फंगस हुआ है। हमारे देश में लगभग 2.5 से ज्यादा करोड़ लोगों को कोरोना का वायरस का इन्फेक्शन हुआ और कुल मिलाकर के 8,000 लोगों को ब्लैक फंगस हुआ। यानी कि 3,000 लोगों के ऊपर किसी एक आधे बंदे को ब्लैक फंगस हुआ है। इस बात का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार ना करें। हाँ, इसके बारे में सतर्क अवश्य रहें, थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन ये चिंता ना करें कि आपको ब्लैक फंगस होगा ही होगा, या जिन लोगों को कोरोना हो गया है वो ब्लैक फंगस के बिना बच नहीं पाएंगे। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम लोगों में हो रहा है। हाँ, जो लोग शुगर के मरीज हैं वो थोड़ा सा अपनी शुगर को कंट्रोल करें, और अगर उनको डॉक्टर ने ये सलाह दी है कि उनको इंसुलिन लगाने की आवश्यकता है तो इंसुलिन लगाने से डरे नहीं, परहेज नहीं करें, आप तुरंत इंसुलिन स्टार्ट करें। और जैसे ही आपकी शुगर कंट्रोल में आएगी आपका इंसुलिन बंद कर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी। 3,000 मरीजों के बाद एक आदमी को फंगस होता है और 3,000 मरीजों की रोज नींद खराब हो, ये बात ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब ने बताया कि करोड़ों में से कुछ ही हजार लोगों को ऐसी बात हुई, और उसको भी कंट्रोल करने के लिए हमें जो एक जनरल हाइजीन है उसको मेंटेन करना है। जैसा कल बात भी हुई थी कि ऑक्सीजन में जो ह्यूमिडिफायर यूज हो रहा है ऑक्सीजन लेने के लिए, उसका पानी लगातार चेंज करें। जो पेशेंट्स हैं उनको अच्छे से उनकी साफ सफाई रखें, शुगर का बेसिक कंट्रोल रखें। हर एक जो शुगर का पेशेंट है उसको डबल फायदा होने वाला है। अगर ब्लैक फंगस इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन ए वे कि वो शुगर के बारे में सतर्क हो जाएं, अपने शुगर को अनकंट्रोल्ड कभी ना रखें। स्टेरॉइड्स की मात्रा खासकर अपने डॉक्टर की देखरेख में अगर वो शुरू हुई है तो उसको टाइम पे टेपर होने दें, तभी ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। और ये ऐसी बीमारी नहीं है जो जनरल सेटिंग में हो, तो घबराने की बात नहीं है। अगर कोई सिम्टम जो डॉक्टर साहब ने बताया ऐसा लगता है तो ईएनटी सर्जन को दिखाएं, वो आपकी नाक की एग्जामिन करके बता पाएंगे कि आपको है, या आई सर्जन को भी दिखा सकते हैं। तो इसमें कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। शुरू की स्टेज में अगर इसको हम डायग्नोज कर पाएंगे तो इसका उपचार भी संभव है। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी। डॉक्टर प्रेम अग्रवाल सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारे हार्ट पेशेंट्स हैं पोस्ट कोविड टाइम में, थोड़े से उनको ये रहता है कि क्या बाद में हमें कोई डॉक्टर पवन शर्मा भी हमारे बीच में है, कार्डियोलॉजिस्ट, वो भी आज जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर प्रेम अग्रवाल सर, आपसे पूछेंगे, जिन पेशेंट्स को हाइपरटेंशन है, जिन पेशेंट्स को स्टेंट डले हुए हैं या रिदम डिसऑर्डर्स हैं, और वो पोस्ट कोविड टाइम में उनको क्या क्या सावधानियां रखनी है, और बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि क्या हमें बाद में भी कोई हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, या हमें किन सावधानियां रखनी चाहिए जिससे वो इस बात से आश्वस्त रहें कि उनके हार्ट को पोस्ट कोविड टाइम में कोई ऐसा रिस्क नहीं है। देखिए हरी जी, कोविड इन्फेक्शन जो है ना, तो बेसिकली फिर मैं कहूँगा कि इम्यून कॉम्प्लेक्स का इम्यून सिस्टम का डिसीज है। और इम्यून सिस्टम का डिसीज होने के साथ साथ इसको सीवियर वेस्कुलाइटिस होती है। तो जिस तरह हमारी डीप वेन थ्रोम्बोसिस या प्रेगनेंसी या
बाकी अदर हाइपर कॉग्निबल डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे हमारे कॉग्निशन ज़्यादा होता है, वो स्टेज हमारी वायरीमिया के साथ डेवलप हो जाती है। इसीलिए हम एंटी कॉगुलेंट्स जो हैं वो हम थ्रू आउट द ट्रीटमेंट देते हैं। तो जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं उन सबको हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनका जो कॉगुलेशन स्टेटस है वो डीअरेंज्ड है। जिन लोगों को मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के चांस होते हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो है हम लोग हर सब पेशेंट्स को एक्यूट स्टेज के अंदर एंटी कॉगुलेशन देते हैं, हेपरिन या इनॉक्सपिन के फॉर्म में देते हैं, और क्रॉनिक एंटी कॉगुलेशन भी कंटिन्यू करते हैं आफ्टर द डिसीज इज ओवर। जब हमारा कोविड का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है तब भी मैं अपने सभी पेशेंट्स को फिर प्रोलॉन्ग टाइम तक प्रोफिलैक्टिक डोज में एंटी कॉगुलेंट देता हूँ। ओरल एंटी कॉगुलेंट जो कि हमारे डेबिग्रेटिन, एक्विलिस और बाकी रिवॉक्सीबेन के नाम से अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ें प्रिवेंटिव तौर पे हम दे सकते हैं। एक्यूट स्टेज ऑफ कोविड डिसीज के अंदर मायोकार्डाइटिस भी देखी गई है। मायोकार्डाइटिस जो है एक खतरनाक बीमारी होती है जिसके अंदर वायरस जो है वो हार्ट को इन्वॉल्व कर लेता है, मसल को इन्वॉल्व कर लेता है। उसके अंतर्गत उसकी पल्स रेट है वो नॉर्मली 120 से ज़्यादा चलती है, जबकि कोई और वजह नहीं होती। तो इन मायोकार्डाइटिस की प्रेजेंस जो है वो एक डेडली पोजीशन हो सकती है। शुरू में जब कोरोना आया था तो लगा था कि हम जो डेथ हो रही हैं वो बेसिकली हार्ट की वजह से हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं माना गया। बाद में देखा गया कि ऐसा नहीं है। हालांकि कार्डियक बीमारियां जो हैं, मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, जब भी आदमी को हाइपोक्सिया होता है तो उसका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन एंड इवन रिदम डिसऑर्डर्स, जिसमें कोविड के इन्फेक्शन वायरस के दौरान में जो है इनवेरिएबली उसका हार्ट रेट लो हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया नोटेड किया गया है। तो एक्सट्रीम डिग्री ऑफ ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट का कम होना, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ टाइकार्डिया मतलब हार्ट रेट का बढ़ना, और छाती में दर्द, और क्या नाम है उसका, हाइपरटेंशन का बढ़ना, ये चारों चीज़ें जो हैं वो कोविड के इन्फेक्शन के साथ में एसोसिएटेड पाई गई है। और इन सबका इलाज जो है वो पॉसिबल है, आराम से हो जाता है। लेकिन आदमी को बिल्कुल कॉन्शियस रहना पड़ेगा, डॉक्टर्स को कॉन्शियस रहना पड़ेगा। डॉक्टर शुड बी कॉन्स्टेंटली लुक आउट for any deterioration in heart disease in a patient of existing heart disease with COVID-19 infection. जी, आपने बहुत अच्छा बताया सर। जो पेशेंट भी हार्ट डिजीज के हैं और जिनको कोविड हो जाता है ड्यूरिंग द कोविड, तो अस्पताल में वो अपना इलाज करा रहे हैं तो ठीक है। जो होम आइसोलेशन में हैं और या पोस्ट कोविड टाइम में, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। उनकी जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा कम, जो कभी 50 से भी नीचे चला जाता है या 120 से भी ऊपर चला जाता है, ऐसा पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन द हार्ट। तो उसको, इन चीज़ों का वो ध्यान रखें। और कभी भी कोई चेस्ट पेन होता है तो जो हम कहते हैं हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, जिसमें खून का गाढ़ा होना पॉसिबल है, तो अगर इस टाइप के कोई सिम्टम्स होते हैं तो वो उनको डॉक्टर पे ध्यान जाना चाहिए। छाती में दर्द होना, पल्स का बहुत कम या बहुत ज़्यादा होना, और इसी तरह से हम कहते हैं कि कभी भी उनको सांस में कोई तकलीफ होना। एक चीज और हम देखते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म की सर ने बात की, जो हमारे घुटने के नीचे, जिनको हम काफ मसल्स कहते हैं, वहां पे कई बार कुछ पेशेंट्स में देखा है कि बहुत ज्यादा दर्द होना या उसका बहुत ज्यादा सख्त होना एक सिम्टम होता है कि वहां पे हमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस डेवलप हो रही है। यानी अगर घुटने के नीचे जो हमारी पिंडली या काफ मसल्स कहते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती हैं, बहुत ज्यादा वहां दर्द होता है, तो वो एक सिम्टम होता है कि खून वहां जम रहा है और वहां से क्लॉट कभी भी हार्ट में, लंग्स में या ब्रेन में जा सकता है। तो थोड़ा सा इस बारे में हमें, जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, उन्हें भी इस बारे में ध्यान रखने की जरूरत है। मैं शैलेंद्र जी से कहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, फिर एक कैरी होम मैसेज अपने सब एक्सपर्ट से लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन। जी, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। हमारे बीच में दीनदयाल शोध संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी श्री अमिताभ वशिष्ठ जी हमारे बीच में, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शिक्षा बचाओ आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय स्वामी जी भी हमारे बीच में है, मैं उनका चौपाल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में सुरेंद्र कुमार जी एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। सुरेंद्र कुमार जी अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछें। डॉक्टर शैलेंद्र जी, मैं निकल रहा हूँ। मैं सुरेंद्र, मैं निकल रहा हूँ जी। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री बी सुरेंद्रन जी का समय निकालने के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सर।
जी, प्रश्न पूछिए। सुरेंद्र जी अनम्यूट करें और प्रश्न पूछे, हमारे बीच में है तो। खुशी खन्ना हमारे बीच में है, अनम्यूट करें, डॉक्टर साहब। प्रश्न पूछे। जी सुरेंद्र जी आ गए जी। हाँ जी, सवाल पूछिए। सुरेंद्र जी। डॉक्टर शैलेंद्र जी। खुशी खन्ना हमारे बीच में है, अपने को अनम्यूट करें और खुशी खन्ना अपना प्रश्न पूछे। जी हमारे बीच में जी। डॉक्टर साहब, जी हाँ महेंद्र जी, जी पूछिए। जी पूछिए, प्रश्न एक पूछिए। क्वेश्चन अभी इसे रिलेटेड बीमारी से जरा मिसेज पूछना चाह रही हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी हाँ जी। प्रश्न पूछिए। डॉक्टर मेरे पैर में बहुत पेन हो रहा है 5-6 दिन से ना, घुटने से नीचे, घुटने से नीचे नीचे पिंडली में। पिंडली में। क्या आपको कोरोना हुआ? कोरोना से संक्रमित हुए? आपको कोई नहीं, वैसे ही है, नॉर्मल पेन है मेरे। अच्छा, नॉर्मल पेन वाली बात हम इस प्रोग्राम में कम करते हैं, लेकिन आपको और कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई जी नहीं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज? कहाँ पे नहीं जी, दर्द है आपको? घुटने से नीचे पिंडली वाला पोर्शन है। इसके इसके अलावा आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है कोरोना से संबंधित? अब प्रोग्राम में इन्होंने सवाल पूछा है तो कोरोना से संबंधित नहीं है, लेकिन आप इनको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। डॉक्टर एस के गुप्ता। जी डॉक्टर साहब धन्यवाद। मैडम आपको घुटने से नीचे पिंडलियों में दर्द है, एक तरफ दर्द है या दोनों तरफ दर्द है, आपने स्पष्ट नहीं किया। और आपकी आयु कितनी है और आपने कोई अधिक काम किया था? क्या आपको घुटने के दर्द की बीमारी तो नहीं है जो आपको घुटने से नीचे भी दर्द कर रही हो, बहुत देर तक खड़े रही हो आप, या कोई चोट लगी हो? बहुत सारी चीजें हम जानना चाहते हैं, उसके बाद ही हम आपको कोई उत्तर दे पाएंगे सही। जी महेंद्र जी ये प्रश्न पूछा है डॉक्टर साहब ने, इसका जवाब दीजिए महेंद्र अग्रवाल जी। अच्छा, उम्र क्या है सर और क्या घुटनों में दर्द रहता इंजेक्शन घुटने से नीचे है? उम्र बताएं, उम्र। 4-5 डोज 50 साल 50। आप जैसी पर्सनैलिटी वाला 4-5 जी दोनों पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, इस तरह का जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दीजिए महेंद्र जी। दोनों पैरों में घुटने से नीचे। जी बाकी सभी श्रोताओं से एक रिक्वेस्ट है कि कोरोना से संबंधित ही इसमें सवाल पूछें, लेकिन डॉक्टर एस के गुप्ता इनको बता दीजिए आप प्लीज। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शायद घुटने के दर्द की बीमारी है। आप कोई भी पेन किलर, साधारण पेन किलर जैसे नेबोलेट की गोली है, नाइस की गोली है या ब्रूफेन की गोली है, वो 1-2 दिन का प्रयोग करें और मैं उसे समझता हूँ कि थोड़ा सा आपको आराम मिल जाएगा। कोई आपके घर में बाम हो, तेल हो, थोड़ा उसकी मालिश कर लें। मैं आशा करता हूँ इससे आपका दर्द समाप्त हो जाएगा। और फिर भी अगर दर्द बना रहता है तो आप नजदीक के डॉक्टर से जा करके, थोड़ा सा लॉकडाउन खुलने वाला है, उसके बाद आप मिल करके संपर्क करके अपना पूर्ण इलाज करें। थैंक यू डॉक्टर बहुत बहुत साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र कुमार जी हमारे बीच में है, अपना प्रश्न पूछें, अनम्यूट करें अपने को नरेंद्र जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी जी सर मैं आज पॉजिटिव पाया हूँ, कोविड पॉजिटिव, और मेरे चेस्ट में यहाँ पे और मेरे पेट में दर्द रहता है, दर्द की शिकायत है मुझे। आज आप पहले दिन ही पॉजिटिव पाए गए हैं? हाँ सर। जी हाँ, डॉक्टर एस के गुप्ता इनको हम गाइड करेंगे। फर्स्ट डे है, जैसा हमने प्रोग्राम में पहले भी बात की, एक बार इनको थोड़ा प्रोटोकॉल बता दीजिए जो सबके लिए फायदा होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही आप पॉजिटिव पाए जाते हैं, आप अपने आप को आइसोलेट करें, अपने कमरे में रहें, आप अपने कपड़े स्वयं धोएं, अपना जो है खाने पीने का और अपनी सफाई का ध्यान रखें। आपके पास कोई व्यक्ति अगर आता है तो मास्क लगा के आए, डबल मास्क पहन के आए। आप अपने घर में बच्चों को, बुजुर्गों को अपने से दूर रखने का प्रयत्न करें, अपने कमरे की स्वयं सफाई करें और पूरा आराम करें। दूसरी चीज़ ये है कि आराम करें। सबसे पहली चीज़ आप आइसोलेट करें, दूसरा आराम करें। और आप अपने आप सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है वो है पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था आप अपने लिए करें। आपकी आयु कितनी है? 42 ईयर्स सर। आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको शुगर नहीं है। नहीं सर, शुगर नहीं है। चलिए, आपकी जानकारी में ऐसा लगता है कि आपको शुगर नहीं है, लेकिन आपको कोरोना पॉजिटिव आया है, तो आप अपने आप को आइसोलेट करें, अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड करते रहें, अपना ऑक्सीजन जरूर चेक करें
ये मैं बात विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ कि अभी 1-2 दिन हो सकता है कि आपको ऑक्सीजन चेक करने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन बाद में बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो किसी भी केमिस्ट से आप एक ऑक्सीजन नापने की मशीन जो ऑक्सीमीटर के नाम से मिलती है, उसका प्रबंध अवश्य कर लें और सुबह शाम दिन में 3 बार 4 बार जो है ऑक्सीजन का जांच करें। अगर आपको बुखार है तो साधारण क्रोसिन की गोली लें। अगर आपको लगता है कि आपको बुखार ज़्यादा नहीं हो रहा है तो आपको क्रोसिन की गोली आवश्यकता नहीं है, लेकिन आइवरमेक्टिन की गोली, जैसे डॉक्टर हरीश जी ने पहले भी कहा था, कि आप चाहें तो प्रारंभ कर सकते हैं। 12 मिलीग्राम की गोली 3 से 5 दिन तक ली जाती है, आइवरमेक्टिन। दूसरा जो है डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल है, वो दिन में 1 बार या 2 बार, मैं तो 1 बार देना पसंद करता हूँ, वो दिन में 1 बार लिया जा सकता है। साथ में विटामिन सी की गोली है और जिंक की गोली है। ये चारों चीजें आप प्रारंभ कर सकते हैं और आराम करें, अपना ऑक्सीजन नापते रहें। कभी किसी भी स्थिति में अगर आपको बुखार बराबर बना रहता है तो आप जो है नजदीक के डॉक्टर से संपर्क करें, चाहे चौपाल में डॉक्टर हरि गुप्ता जी से संपर्क करें या शैलेंद्र अग्रवाल जी से संपर्क करें। और बुखार अगर 4-5 दिन तक लगातार बना रहता है तो हो सकता है कि आपको स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़े। कुछ टेस्ट कराने की आपको आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे डॉक्टर प्रेम अग्रवाल जी ने कहा था कि आपको सीआरपी वगैरह और डी डायमर वगैरह और सीबीसी करने की जरूरत पड़ सकती है। मैं बार बार सभी मरीजों को कहना पसंद करता हूं कि भले ही आपको शुगर ना हो, लेकिन अपनी शुगर की जांच अवश्य कराएं। शुगर के ऊपर ध्यान रखें। अगर आपको शुगर थोड़ी ज़्यादा मिलती है तो खाने पीने में परहेज करना पड़ेगा और शुगर की दवाई भी हो सकता है कोविड की वजह से आपको शुरू करनी पड़े। यह संभव है कि शुगर जो है कोविड के दौरान कभी कभी पहली बार पता चल जाती है, लेकिन इतना आश्वस्त रहें कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण नहीं करेगी, लेकिन आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपना ऑक्सीजन मापते रहें और ये जो दवाइयाँ हमने बताई हैं इनका ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी विक्रम जी अपने को म्यूट करें, आप और प्रश्न पूछें विक्रम जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? नमस्ते सर। जी आ रही है आवाज। हाँ, 23 अप्रैल को मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था सर। उसके बाद में अभी 80% रिकवरी मुझे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग लग रही है अपने अंदर, बट 20% में सर कभी कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना और सर भारी रहना और चक्कर आना और कभी कभी रात में नींद ना आना, ये होता है 4-5 दिन बाद। ऐसा कभी एक आध रात में अगर हो जाता है तो होता है। ये सिम्टम्स सर अभी परसिस्ट कर रहे हैं। जी डॉक्टर प्रेम अग्रवाल सर, थोड़ा सा इनको गाइड कीजिए। ही सीम्स टू बी रिकवरिंग अदरवाइज। देखिए, ये आपके सिम्टम्स को कभी भी इम्पोर्टेंस ज्यादा नहीं देता। मेरे हिसाब से हर पेशेंट जो कि 7 दिन बाद हो गए हैं, 7 दिन हो गए हैं, का वायरल लोड जो है वो एक्टिव वायरल एप्लीकेशन में हट गया है और डेड वायरस उसके बदन में घूम रहा है। दिस इज द टाइम व्हेन ही नॉर्मली डिटेरियोरेट्स। बेसिकली इस समय आपके कुछ जांचें, बेसिक जांचें होनी चाहिए, सीआरपी, इंटरल्यूकिन और सीबीसी। 3 जांचें जरूर होनी चाहिए। अगर तीनों जांचें नॉर्मल लिमिट में हैं और आप रिकवर करने में महसूस कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप बहुत सेफली वापस आ रहे हैं। अगर तीनों जांचें कोई भी खराबी है तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए कि क्या आपको जरूरत है कि नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे बीच में आज का अंतिम प्रश्न हम पूछ रहे हैं। हमारे बीच में पंकज जी हैं, अपने को अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। जी सर, डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। जी कहिए। मैं पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब, अपनी रूस की जो वैक्सीन आ रही है, इसकी श्योरिटी हमारी दोनों वैक्सीन की अपेक्षा कितनी है? दूसरा इसी से जुड़ा मेरा क्वेश्चन था कि जिन लोगों को कभी कभी चेस्ट में पेन महसूस होता है, जैसे मैं कोविड हुआ था मुझे, तो कभी दिन में 2 दिन में एक बार कभी चेस्ट में हल्का सा लगता है, पेन सा है, तो क्या मुझे कोई टेस्ट और मेजरमेंट लेने की जरूरत है? जी डॉक्टर एसके गुप्ता, ये वैक्सीन का सवाल सबके दिमाग में है कि 2 वैक्सीन तो प्रमाणित हो चुकी हैं, करोड़ों लोगों को लग चुकी हैं। स्पुतनिक के बारे में एक तो वो कितने दिन के गैप पे लगने का शेड्यूल है और उसकी एफिकेसी आप कैसा सोचते हैं, और ये चेस्ट पेन का इनका इशू है, इनको गाइड कीजिए। धन्यवाद पंकज जी, आपने बहुत रोचक प्रश्न पूछा और मैं समझता हूँ ये बात मुझे पहले ही स्पष्ट कर देनी चाहिए थी, पर फिर भी आपका बहुत धन्यवाद। स्पुतनिक वैक्सीन जो है भारत के लिए नई वैक्सीन हो सकती है, लेकिन विश्व में सबसे पहले जिस वैक्सीन को अप्रूवल मिला वो स्पुतनिक वैक्सीन थी। करोड़ों लोगों को लगाई जा चुकी है रूस के अंदर और विश्व के अन्य देशों में भी। इसके 2 डोज लगाए जाते हैं, एक डोज 0 दिन के ऊपर और दूसरा डोज 21 दिन के ऊपर। अगर आप परसेंटेज की फॉर्म में इस वैक्सीन की एफिकेसी जानना चाहते हैं तो ये वैक्सीन जो है 91% तक इफेक्टिव पाई गई है ट्रायल्स के अंदर, और पोस्ट ट्रायल जिन लोगों को लगी है उन लोगों के अंदर भी ये गंभीर बीमारी को रोकने में बहुत
सक्षम वैक्सीन है। जहां तक इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का सवाल है, साइड इफेक्ट्स लगभग सेम है जो कि हमारे यहाँ कोविशील्ड वैक्सीन मिल रही है, उस जैसे ही साइड इफेक्ट्स हैं, हाथ में दर्द होना, हल्का सा बुखार होना, लेकिन गंभीर साइड इफेक्ट्स इस वैक्सीन के नहीं है। बहुत सुरक्षित वैक्सीन है और बहुत लोगों में प्रमाणित हो चुकी है। जो भी लोग लगवाना चाहते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के वैक्सीन लगवाने जाएं और सुरक्षित महसूस करें। ये बात रही, मैंने आपको इस पर बताया, ये वैक्सीन दूसरा डोज जो है 21 दिन के बाद लगेगा। कोवैक्सीन का जो डोज है वो 4 हफ्ते के बाद लगता है और कोविशील्ड का जो डोज है वो 12 हफ्ते के बाद लगता है, लेकिन इस वैक्सीन का दूसरा डोज 21 दिन के बाद लग रहा है। थोड़ा सा इस विषय में ध्यान रखें, क्योंकि 21 दिन के बाद दूसरा डोज लगवाना होगा। ये आम वैक्सीन से थोड़ा सा पहले लगेगा। थोड़ा सा इस विषय में ध्यान रखें। मैं बार बार आपको गौर इस विषय में जानना चाहता हूँ। दूसरा आपका प्रश्न था कि आपको कोविड हुआ था, उसके बाद आप ठीक हो गए हैं, लेकिन कभी कभी छाती में हल्का फुल्का दर्द हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोगों को छाती में छोटा मोटा दर्द थोड़े बहुत 2-4 सेकंड के लिए हो जाता है। इसके विषय में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कोविड से पीड़ित हैं, इसलिए आपका ध्यान हर शरीर के अंग पर रहता है और आप बहुत ज़्यादा इसके विषय में जागरूक रहते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन क्योंकि बहुत हल्का सा दर्द है, छोटे मोटे 2-4 सेकंड के लिए होता है, इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कभी कभी नींद नहीं आती है, तो उसके बारे में मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है अपना ध्यान न्यूज़ के ऊपर से हटाएं, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर पैदा करें और प्रभु का नाम लेकर के रात को ठीक प्रकार से सोने का प्रयत्न करें। दिन में थोड़ा सा व्यायाम करें ताकि थोड़ा सा रात को नींद अच्छी से आ जाए। अगर आपको नींद नहीं आती है तो एक मिलोसेट की गोली में कई दिनों से बता रहा हूँ, MELOSET, मिलोसेट। मेलेटोनिन होता है जो कि शरीर का आवश्यक अंग है और बाजार में 3 मिलीग्राम की गोली मिलती है। कोई नींद की दवा नहीं है, थोड़ा सा एंग्जाइटी को कम कर देती है, आराम से ले सकते हैं और कभी कभी ले, रोज लेने का आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा और मेरे पहले प्रश्न के उत्तर से बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सारी जानकारी बहुत अच्छी रही है। मैं अभी प्रोग्राम में जितने हमारे डॉक्टर्स हैं उनको एक बार आभार व्यक्त करूंगा। हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर गौतम सिंह, डॉक्टर राजीव गुप्ता, डॉक्टर चारुषी, डॉक्टर विजय अरोड़ा, डॉक्टर MK सिंगल, डॉक्टर सुनील शर्मा, डॉक्टर गौरव निजारा, डॉक्टर MK सिंगल, डॉक्टर सुनील सिंगल, डॉक्टर अरविंद आर्या, डॉक्टर सुभाष गिरी और डॉक्टर हरबंस सचदेवा, डॉक्टर राहुल शर्मा और डॉक्टर SK गुप्ता तो हमारे बीच में आज भी हैं, डॉक्टर राजेश सागर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, डॉक्टर पवन शर्मा जो आज भी प्रोग्राम में हैं, डॉक्टर विजय अरोड़ा, डॉक्टर अजय बेदी, डॉक्टर अरविंद सिंह जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता, डॉक्टर संजय सागर, डॉक्टर पारस गंगवाल, डॉक्टर संजीव अरोड़ा, डॉक्टर अमित प्राशर, डॉक्टर सीमा गुप्ता, डॉक्टर लोकेश खंडवेलवाल, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर अश्विनी गोयल, डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी, डॉक्टर सुमित रे, डॉक्टर BB वधवा, डॉक्टर अभिनव भनोट, डॉक्टर प्रेम अग्रवाल और डॉक्टर निमेश देसाई का मैं हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। इतना बड़ा पैनल, इतने सारे सीनियर डॉक्टर्स का इस प्रोग्राम से जुड़ा, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। जी डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, मैं थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। मैं वीरेंद्र शर्मा हूँ, भारतीय मजदूर संघ से। जी जी, अभी आपने देखा होगा जोशी जी के नाम से जुड़े हुए हैं। जी जोशी जी DRDO के साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने दवाई बनाई है उसी टीम के सदस्य हैं। बहुत 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 बढ़िया जी। किशोर जोशी जी? सर उनका नाम संजीव जोशी है, किशोर जोशी से जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। उसी टीम के सदस्य। बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं सर जी। आपका संदेश हमारे श्रोताओं के लिए जोशी जी का जी, अगर आप कोई संदेश हमारे सब श्रोताओं को देना लगे तो आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी डॉक्टर SK गुप्ता ने बहुत तारीफ की कि किस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव दवाई बनाई है जो वर्ल्ड में कोविड के सिनेरियो को चेंज कर देगी। जी जी, मैं जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने को अनम्यूट करें और अपना आशीर्वाद, अपना संदेश हमें दें। जोशी जी सुन पा रहे हैं हमें? अपने को अनम्यूट कर लें। वीरेंद्र जी शायद
आप एक बार बात करें वीरेंद्र शर्मा जी। करता हूँ बात अब। जी किशोर जोशी जी का ये अनम्यूट तो है बट आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। जी जी आवाज आ रही है? जी जी बताएं। हाँ जी। अब मैं अगर जब तक हमारा जोशी से संपर्क हो, मैं हमारे चौपाल के डायरेक्टर और इस प्रोग्राम के प्रेरणा स्रोत जितेंद्र महाजन जी से कहूंगा प्रोग्राम के कंक्लूडिंग उसमें आप अपना आशीर्वाद और अपना मार्गदर्शन जरूर दें। हमारे यशस्वी विधायक हमारे भाई डॉक्टर जितेंद्र महाजन जी। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल आ रही है जी। सभी को नमस्कार। स्वर्गीय भोलानाथ जी की स्मृति में और डॉक्टर हरीश गुप्ता जी की प्रेरणा से 22 दिनों तक ये कोविड के ऊपर जो विमर्श का कार्यक्रम चला, ये निश्चित रूप से डॉक्टर हरीश गुप्ता जी की प्रेरणा का ही परिणाम है। हम लोगों के मन में सेवा के क्या क्या काम हो सकते हैं, ये डॉक्टर साहब से हम चर्चा करते रहते हैं कि कोविड पेशेंटों को घर पर भोजन पहुंचाना, काढ़ा बांटना, ऑक्सीजन दिलवाना, हॉस्पिटल में एडमिशन कराना, ये एक नया आयाम हमें डॉक्टर हरीश गुप्ता जी ने दिया कि एक ऐसा कोविड विमर्श हम आयोजित कर सकते हैं। ये वास्तव में डॉक्टर हरीश गुप्ता जी की प्रेरणा से ये सारा कार्यक्रम 22 दिन चला। इसके लिए मैं डॉक्टर हरीश गुप्ता जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर निमेश देसाई, डॉक्टर एस.के. गुप्ता और डॉक्टर प्रेम अग्रवाल जुड़े, मैं इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सुरेंद्रन जी ने हमें आशीर्वाद दिया है, मैं इनका भी बहुत बहुत इनका अभिनंदन करता हूँ। पिछले 22 दिनों में जितने भी डॉक्टर्स इस कार्यक्रम से जुड़े, जिन्होंने अपने इतने कीमती समय में से इतना समय दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ चौपाल की ओर से। और ऐसे हजारों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े जिन लोगों को आप सबके माध्यम से उपयोगी जानकारी मिली, और सबसे बड़ी बात जानकारी मिलना एक विषय है, उनके मन में एक कॉन्फिडेंस आया कि वो कोरोना से लड़ सकते हैं, वो कोरोना से जीत सकते हैं। ये सब आप सब लोगों के प्रेरणा से, आप सब लोगों के कारण से ये संभव हुआ। पिछले 22 दिनों में एक कार्यक्रम चला, एक टीम जो पर्दे के पीछे काम कर रही थी, मैं उसका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और एक सुखद पहलू ये है कि आप जम्मू की बात करें, आप भोपाल की बात करें, पूरे देश के अंदर इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार हुआ और पूरे देश के अंदर कार्यक्रम में इसमें लोग जुड़े। बहुत सारे लोग इस लिंक के माध्यम से जुड़ते थे, बहुत सारे लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़ते थे। अपने आप में एक नया अनुभव था और एक ऐसा अनुभव था जिसमें निश्चित रूप से हजारों लोगों ने फायदा उठाया। यही चौपाल का उद्देश्य था। और मैं आज एक ऐसी टीम, डॉक्टर शैलेंद्र गौड़ जी जो इस कार्यक्रम की एंकरिंग करते थे, डॉक्टर शैलेंद्र गौड़ के पीछे विश्वास शुक्ल जी रहते थे जो इस कार्यक्रम को पीछे से देखते थे, हमारे पंकज जी जो इस कार्यक्रम का टेक्निकल सारा देखते थे, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता जो इसमें लगे थे। मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और एक बार पुनः डॉक्टर हरीश गुप्ता जी का, उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमें सेवा का नया आयाम जो ये सिखाया, ये अपने आप में एक बेहतरीन काम चौपाल के माध्यम से और स्वर्गीय भोलानाथ जी की स्मृति में हम काम करने में समर्थ हो पाए। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र जी। मैं अपने हमारे सारे जो काउंसलर्स हैं वो भी जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत आभार करता हूं। और हमें समय समय पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, हमारी चौपाल के वरिष्ठ नेता, स्वयंसेवक संघ के सब वरिष्ठ नेता और बहुत सारे सामाजिक जिन अपने नेतागणों ने और जो कार्यकर्ताओं ने जो आशीर्वाद दिया, उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमें हर रोज प्रेरणा मिली उन्हीं के काम से, और पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में खासकर हम रोहतास नगर विधानसभा के माध्यम से ऐसा प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश करेंगे जिसमें कम से कम सप्ताह में एक बार सब लोगों को अलग अलग विषयों पे बहुत ही विशिष्ट जो स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा, कभी डायबिटीज, हाइपरटेंशन और जो अलग से बीमारियां कभी इसमें आती हैं, जिस तरह से हमारा डेंगू की बीमारी आती है, या कभी भी और जो इलनेसेस हैं, बच्चों की हैं, बड़ों की हैं,
उनके बारे में विशिष्ट जो एक्सपर्ट्स हैं उनका परामर्श मिल सके। तो आप सबका इस प्रोग्राम में आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं विशेष रूप से श्री जितेंद्र महाजन जी का और डॉक्टर हरीश गुप्ता जी का बारंबार धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू करवाया, बहुत जल्दी शुरू कराया, टाइम पर शुरू कराया। और मैं उन सभी कार्यकर्ताओं जो मुझे अभी दिखते हैं स्क्रीन पर और लगातार जुड़े हुए हैं और आगे इस सारी जो लिंक है उनको भेजना, लोगों को जोड़ना, उस सारी प्रक्रिया में जुड़े रहे। जैसा भाई साहब ने बताया, मैं विश्वास शुक्ल जी को, पंकज जी को, विश्वास जी ने फेसबुक पर 1000 लोगों से जोड़ा। पीछे जो हमारी स्कीम बड़ी अच्छी दिख रही है, पंकज जी और हेमंत भारद्वाज जी का बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस महायज्ञ में जो भी जिसने भी अपनी आहुति डाली है उन सबका उस सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब दीपक सहगल जी से, जो उनका भी धन्यवाद है कि जो हमें ईश्वरीय मंत्र हमें सुनाते हैं, उनको मैं उनका आह्वान करता हूं कि वो कल्याण मंत्र बोले। दीपक सहगल जी। धन्यवाद डॉक्टर उपस्थित सभी को मेरे साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। एक बार फिर ईश्वर सबको स्वस्थ रखे, आप सुरक्षित रहें, परिवार के साथ स्वस्थ रहें। इसी आशा के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू धन्यवाद जी सबको, बहुत धन्यवाद।